हाँ जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। सुप्रभात। चलिए शुरू करते। कहाँ पे थे अपन? सल्तनत में। एकदम बढ़िया सर, आप सबकी दुआ है। वर वी कल हमने क्या पढ़ा क्या था? अच्छा, वो स्टेट के बारे में पढ़ा था। हाँ, स्टेट स्टेट, हाँ। हाँ, किताब के बाहर वाला पढ़ा था कल हमने एक्चुअली। ठीक है, अब जो भी पढ़ेंगे किताब के बाहर वाला ही पढ़ेंगे, चिंता मत करो सर। किताब के बाहर मतलब जो नॉर्मल बुक्स में सीधा सीधा नहीं दिया है, वैसा इधर उधर आड़े टेढ़े से कहीं कहीं से लिखा गया है सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सर सभी को। कल हम लोग कहाँ पे थे? यस्टरडे वी हैड स्टडीड द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, है ना। तो आज सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को भी थोड़ा बहुत खत्म करना है। ट्रेड एंड कॉमर्स खाली बाकी रहेगा, सो दैट विल बी एबल टू कवर मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम सल्तनत साइड। और कल परसों में आर्किटेक्चर और लिटरेचर को देख लेंगे। एजुकेशन, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, गुम्बज, टॉम्ब आर्किटेक्चर, उन सबको भी कवर करवा देंगे सर। ठीक है, तो चलते हैं आगे सर, है ना। एंड लेट्स सी द सल्तनत साइड। अब देखिए, सल्तनत में आपको एक तो स्टेट स्टेट के ऊपर से प्रश्न आ चुका है, मतलब नहीं आया है। मेरी फीलिंग ये कह रही है कि उसने जैसे इस बार खलीफा के ऊपर से प्रश्न पूछा है, थियोरी ऑफ किंगशिप के ऊपर से पूछा है, तो आपको नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत पूछ देगा और सीधा स्पेसिफिक पूछेगा कि भाई कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत। हाउ फार डू यू एग्री इट वाज अ थियोक्रेटिक स्टेट, है ना, वाज इट अ मिलिट्री स्टेट और नॉट। ओके, तो काइंड ऑफ आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि सल्तनत का जो नेचर है वो क्यों अलग अलग डिफाइन किया गया है सर। ठीक है, या द डिस्कस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स, है ना, समझे आप लोग। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट आइडिया रहना चाहिए कि क्या क्या कहानी इसके अंदर से रहती है सर। ठीक है, रजिया सुल्तान को मेंशन नहीं करना है इन द क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इट डिपेंड्स। नॉर्मल केस में ये है कि रजिया डिड नॉट बॉदर टू टेक द इन्वेस्टिचर फ्रॉम द सतीश सर की बुक में नेचर ऑफ स्टेट्स नहीं दिया है। नहीं दिया है, पीछे दिया हुआ है सबसे लास्ट चैप्टर में। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर थोड़ी बहुत, सबसे लास्ट चैप्टर है सर। ठीक है, द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सल्तनत, आप देखोगे ना, ये चैप्टर है, कहाँ गया, अरे इधर इधर, हाँ, ये इसके ऊपर टाइटल होगा, आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको, ये रहा सर। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट लिखा है, पर इतना मतलब थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लिखा है। मतलब क्या कहते हैं कि खलीफा और उन सबको इकट्ठा करके लीगल एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, जो खलीफा के अंदर हमने देखा था, उन सबको इकट्ठा करके लिखा है सर। तो लास्ट चैप्टर में दिया है, पर हमने क्या है कि वो अलग अलग पॉइंट ले लिए है, तो वहां से क्या क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाता है सर। ठीक, तो खैर, है ना। तो रजिया के ऊपर तो डिपेंड करता है कि भाई इसमें क्योंकि 15 मार्क का लिखने हैं, रजिया ने ऐसे तो बॉदर नहीं किया था टू टेक द रिकग्निशन फ्रॉम द खलीफा सर, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि देयर वर एक्सेप्शंस, रजिया वाज वन सच, है ना, समझे। खैर, तो हम वापिस चले जाते हैं। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। उसमें हमने नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमने सुल्तान के ऊपर देख लिया और खलीफा के ऊपर देख लिया है। ठीक है, तो इतनी पॉइंट क्लियर होगी। अब इसी के अंदर से जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है, और थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ था। अब देखिए, क्वेश्चन आपको इकट्ठा करके इन्होंने पूछा था कि डिस्कस इन ब्रीफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या थी, अगर आपको याद होगा तो अलग अलग राजाओं में जितनी भी हमने एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज देखी थी, वो यही चीज थी सर। ठीक है, अब बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो आई डोंट सी एनी मेरिट ऑफ रीडिस्कसिंग दैट पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। दूसरा आता है जुडिशियल सिस्टम, है ना, ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था इनका, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये नेचर ऑफ स्टेट के साथ ही जुड़ा हुआ पॉइंट है सर। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ कि जब किसी ने कहा कि भाई इनका नेचर ऑफ स्टेट थियोक्रेटिक है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जुडिशरी भी था सर। ठीक है, क्योंकि इनकी जुडिशरी को लोग जब परस्यू करते हैं और देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि यार इनकी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ शरीयत के हिसाब से चल रहा है सर, सब।
और शरीयत के हिसाब से ही काजी की अपॉइंटमेंट हो रही है, उलेमास की अपॉइंटमेंट हो रही है सर, ठीक है। तो ये तो वो लोग थे ना जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, तो फिर ऑब्वियस है कि भी इनका नेचर ऑफ स्टेट कैसा होना चाहिए, थियोक्रेसी होना चाहिए सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट वाज कॉल्ड एज द थियोक्रेटिक स्टेट सर, ठीक है। अब देखिए हमेशा याद रखना कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर से क्वेश्चन आए नहीं है, बट आपको इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट के ऊपर आ सकता है कि भाई यहाँ पे जो पूरी की पूरी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलती थी, और उसी के अंदर से काजी उल कजात जो इनका जुडिशियल हेड हुआ करता था उसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि भाई अलीज़ मुमलिक का रोल क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल ही वाज अ वॉर मिनिस्टर या आर्मी का बेसिकली जो काम था वो अलीज़ मुमलिक देखता था, राइट सर, ठीक है ना। सुल्तान और उसका नायब हुआ करता था, नायब का मतलब डेप्यूटी ऑफ सुल्तान, ठीक है। सो इस तरह से आपको आइडिया रहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन सी पोजीशंस थी। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे जुडिशरी के ऊपर आया हुआ है, बट एटलीस्ट आपको बाकी सारे हेड पता होने चाहिए, फिर मैं जुडिशरी के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो व्हेन वी सी द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, आपको 3-4 पॉइंट पता होने चाहिए कि भाई इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशरी के अलावा और भी लोग थे, सुल्तान अकेला काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस तो नहीं कह सकते, पर डिपार्टमेंटलाइजेशन के रूप में हम लोग जरूर से कह सकते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो राजा के द्वारा अलॉट किए गए थे और अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया गया था टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, है ना। तो ये स्टेट उतना रूडिमेंटरी, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि उतना बेसिक भी था पर उतना एडवांस भी नहीं था जितना मुगल्स का था सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो आपको पूछेगा कभी-कभी कि बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कमेंट ऑन द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना, कि इनके प्रशासनिक या फ्रेम के आधारित इनके ऊपर टिप्पणी करिए कि भाई इनकी प्रशासन व्यवस्था कैसे हुआ करती थी सर, ठीक है। तो आपको फिर पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, और फिर आखिर में कमेंट जब करनी है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई इनके यहाँ पे जो सिस्टम थी वो सिस्टम के तहत पोर्टफोलियोलाइजेशन था, डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ था, चेक्स एंड बैलेंसेस कहीं पे हुआ करते थे, कहीं पे नहीं हुआ करते थे सर, ठीक है ना। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर, बट अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर से, क्योंकि बहुत ही बेसिक था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि उतने पावर इवॉल्व नहीं हुए थे सर, ठीक है। तो सबसे मेन तो सुल्तान था, कल हमने देख लिया था कि सुल्तान वाज द पर्सन जो सब कुछ करता था, एंड रोल ऑफ सुल्तान तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है सर, ठीक है। सो यू शुड नो दैट कि सुल्तान सबसे मेन यहाँ पे था। सुल्तान के बाद आप देखोगे नायब दिखेगा सर, ठीक है। अब नायब का कार्य क्या था सर, ठीक है। तो वो डेप्यूटी ऑफ सुल्तान, जैसे आप मलिक काफूर को देख लीजिए कि आफ्टर दक्कन कैंपेन मलिक काफूर वाज मेड द नायब सुल्तान। नायब सुल्तान का मतलब ये था कि भाई साहब वो यहाँ पे उसका डेप्यूटी के रूप में काम करेगा और बहुत पावरफुल अथॉरिटी के रूप में आ गया सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू विल फाइंड कि आपको वजीर दिख जाएंगे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे, और इसी के अंदर से आप देखिए कि दो बड़े-बड़े ऑफिशियल्स दिखेंगे, एक तो मुशर्रफ मुमलिक दिखेंगे और एक मुस्तफा मुमलिक, है ना। तो एक ऑडिटिंग का काम करेंगे, एक अकाउंटेंट का काम करेंगे, और इसके पास फाइनेंशियल हेड था। धीरे-धीरे ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी पावर के ऊपर आएंगे सर, ठीक है ना। तो ऐसे अलग-अलग ऑफिशियल्स हुआ करते हैं, जैसे अलीज़ मुमलिक हुआ करता था जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था, और बेसिकली इसका कार्य ये था कि ही वाज नॉट द कमांडर इन चीफ, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सुल्तान वाज द कमांडर इन चीफ जो आर्म फोर्सेस के रूप में चलता था सर, ठीक है। बट ही वाज द पर्सन हु रिक्रूट कर रहा था पे मास्टर के रूप में, जैसे मीर बख्शी हुआ करता था इन द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल्स। तो ही वाज अ मिलिट्री पे मास्टर। पे मास्टर का मतलब है बेसिकली उसकी सैलरी देना, उसके ऊपर कंट्रोल करना सर, ठीक है। बट द कमांडर इन चीफ ऑलवेज यूज्ड टू बी द किंग और द सुल्तान हिमसेल्फ सर, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार की कहानी दिखेगी। फिर आपको सदर दिखेंगे। सदर बेसिकली ये रिलीजियस स्कॉलर्स हुआ करते थे, जिनका काम जो था वो चैरिटीज का और बाकी सारा काम करना था सर, है ना। राजा के रूप में क्या-क्या अलग-अलग जो चैरिटी चल रही है वो सबका काम दिखेगा सर, ठीक है। फिर आपको काजी दिखेंगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि काजीज वर द हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट, और जब इनको स्टडी किया गया तो हमको पता चला कि भाई यहाँ पे ये थियोक्रेटिक सिस्टम चलती है सर, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ काजी के ऊपर से। फिर आमिर आपको दिखेगा सर, ठीक है। तो आमिर जो था, आमिर मुंशी या बेसिकली जो लिखने का काम करता था, दीवान इंशा करके डिपार्टमेंट हुआ करता था, जहाँ से ये सब कुछ ऑर्डर्स निकालते थे, राजा के नाम के फरमान निकालते थे सर, ठीक है। आखिर के अंदर आपको बरीस दिखेंगे, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि बरीस का इंपॉर्टेंस क्या था। बलबन के समय से तो बहुत सिस्टम टाइट करवा दी गई थी सर, ठीक है, जिसके थ्रू इंटेलिजेंस गैदरिंग और बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो हमने अगर आप उसकी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑफिशियल्स दिखते हैं। ये ऑफिशियल्स है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसने स्पेसिफिकली प्रश्न पूछा है सर, ठीक है। अब क्या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से ये प्रश्न पूछा गया, उसमें क्या पूछा गया है कि इसके सेटअप के ऊपर डिस्कस करिए सर, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर यहाँ से आया है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम एक अलग से सिस्टम है, उसके ऊपर अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, ब्रीफली देख लेंगे, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर पिछले क्लासेस के अंदर देखा है। सो आई डोंट सी एनी मेरिट इन वंस अगेन एक्सप्लेनिंग ऑल दोस क्लासेस, क्योंकि हमने सुल्तानों के समय पे ब्रेकअप करके देख लिया था सर, ठीक है। तो हिंदुओं के ऊपर सीधा-सीधा शरिया नहीं लागू होगा सर, ठीक है। हिंदुओं को हिंदू कोड बिल के हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करिए, ये हिंदू कोड बिल मतलब जो पर्सनल लॉज हुआ करते थे, धर्मशास्त्र हुआ करते थे, उसके आधारित चलवाया जाता था सर, ठीक है। फिर पंचायत होती थी, समाज के अपने-अपने नियम होते थे सर, है ना। बट कुछ-कुछ जगह के ऊपर इस्लामिक फोल्ड के आधारित निर्णय लिया जाता था सर, ठीक है ना। तो डिपेंड करता था कि वहाँ पे काजी कौन है सर, ठीक है। तो अभी आता हूँ उसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं सर, ठीक है। तो पहला चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अलग-अलग डिपार्टमेंट से, ये अलग-अलग डिपार्टमेंट में, सेंट्रल डिपार्टमेंट में जुडिशियल डिपार्टमेंट सबसे पावरफुल था, क्योंकि आर्मी तो एक हुआ करती थी। अब आर्मी के ऊपर से ऑलरेडी क्वेश्चन आया नहीं है, बट आई फील दैट कि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सर, ठीक है ना। तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करिए या घुरी से शुरू करिए, और उसके बाद इल्तुतमिश में चले जाइए, फिर बलबन में चले जाइए, फिर अलाउद्दीन खिलजी में, फिर मोहम्मद बिन तुगलक में, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक में सर, ठीक है। जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। और फिर कौन से सुल्तान ने क्या-क्या मिलिट्री रिफॉर्म्स किए थे सर, ठीक है, कर सकते हो ना सर, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी की चेहरा और दाग सिस्टम, और फिर उसके बाद उसको स्टॉप करवाया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने तो उसकी सिस्टम को पूरी बदल दी, और फिरोज शाह तुगलक ने तो आर्मी के अंदर हेरिडिटरी सिस्टम ला दी, और फिर आप नहीं तो कोई और आपका सगा भी आर्मी में चला जाएगा, वैसे सिस्टम लाई सर, है ना। तो वी हैड डिस्कस दैट पॉइंट, ओके। तो आप मोटे-मोटे तौर के ऊपर देखिए ना, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का जो पूरा हायरार्की है उसको हमने सुल्तान में अलग-अलग पॉइंट में करवाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन माइक्रो भी आते हैं, मैक्रो भी आते हैं। अब जो मैक्रो लेवल के क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसमें से क्या बन सकता है। इंस्टीट्यूशन से प्रश्न पूछ सकता है, हाँ देखो सुल्तान की थियरी ऑफ किंगशिप 2-3 बार पूछी है, बलबन की पूछ दी है, या सबकी इकट्ठी करके पूछ दी है। तो अब क्या आ सकता है कि क्या मिडिवल इंडिया का स्टेट मिलिट्री स्टेट था और उसके पीछे के आर्मी के रिफॉर्म्स के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। यस देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन दैट, ओके। तो आपको फिर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा सर, ठीक है ना, समझने के लिए। जैसे इस बार आपको जुडिशरी के ऊपर पूछा, ये जो प्रश्न है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम द जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू सर, ठीक है। तो अब थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जुडिशरी का कहानी क्या रहती है, किस तरह से, फिर उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आता है सर, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा कि भाई जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था
इनके यहाँ पे अलग-अलग प्रकार से चलती थी चीजें सर, ठीक है। और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप समझिए कि इसमें थियोलॉजिकल क्लास का बहुत बड़ा रोल प्ले था। थियोलॉजिकल क्लास का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो धर्मगुरु हुआ करते थे। इनफैक्ट है ना, ये थियोलॉजिकल क्लास ऐसा था जो उस टाइम पे रिलीजियस स्कॉलर्स के रूप में सबको डोमिनेट कर रहे थे। उसको उलेमास कहते थे सर, ठीक है। अब देखो ये उलेमा 2 प्रकार के थे, जिनको पोजीशन अलग-अलग प्रकार से दी जाती थी सर, ठीक है ना। सो देयर वर 2 काइंड ऑफ उलेमास सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो उलेमास वर 2 टाइप्स। वन वाज द उलेमाए दुनिया। उलेमाए दुनिया का मतलब क्या है कि जो संसार में रहते थे, जो सांसारिक जीवन जीते थे और इनका कार्य बेसिकली स्टेट के साथ काम करने का था सर, ठीक है। और दूसरे ऐसे हुआ करते थे उलेमा जो स्कॉलर्स के रूप में काम कर रहे थे और इनका कार्य ये था कि भाई हम लोग बेसिकली जो भी काम करेंगे मटेरियल लाइफ से अलग होंगे सर, ठीक है। तो इसका नाम है उलेमा या खरात सर, ठीक है। तो उलेमा खरात एंड उलेमा दुनिया, ये दोनों के दोनों बेसिकली उलेमास हुआ करते थे, जिनको अपॉइंट किया जाता था इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस। अब जैसे आप देखिए कि आईएएस इज अ काइंड ऑफ अ टाइटल दैट यू गेट, है ना, बेस्ड ऑन द एग्जाम यू क्लियर एंड देन यू आर अपॉइंटेड इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस। सही गलत सर, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही आपको मिलेगा सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना। सो यू विल फाइंड 2 काइंड ऑफ उलेमास जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, दे वर अपॉइंटेड इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस एंड इसी बेसिस के ऊपर से आपके पास ज्यादा ज्ञान होगा तो यू विल बी अपॉइंटेड एज काजी। अगर आपके पास थोड़ा कम ज्ञान होगा या आप थोड़ा संसारिक जीवन में सुल्तान के साथ जुड़ रहे हो तो आपको सदर और सदर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। सदर और सदर का काम क्या था, रिलीजियस चैरिटीज और बाकी सारे जो भी एंडोमेंट्स हो रहे हो सबका ध्यान रखना सर, गेटिंग अपॉइंट, समझे नहीं समझे। फिर इमाम के रूप में आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो अलग अलग प्रकार की चीजें होती है सर, ठीक है। तो उलेमास का मुख्य कार्य ही आपको दिखेगा जो मटेरियल लाइफ में भी काम करते थे और जो स्कॉलरली लाइफ में भी काम करते थे। एक वैसे लोग थे जो अपने आप को अलूफ रखते हैं। अलूफ का मतलब है कि ये वर्ल्डली लाइफ से, सुल्तान से अपने आप को दूर रखेंगे। इनका कार्य ये था कि ये खाली और खाली बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद के जो टीचिंग्स थे या काइंड ऑफ पकड़ने की कोशिश करो प्रॉफिट मोहम्मद की जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो इस्लाम की जो विचारधारा है उसको स्टडी करने का काम करते थे सर, ठीक है ना। सो देयर वर 2 काइंड ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स, वन वाज उलेमा अखरात एंड द सेकंड वन वाज उलेमा दुनिया सर, ठीक है। उलेमा दुनिया जो थे वहां से ही आपकी जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होती थी सर, समझे नहीं समझे। ये वो लोग थे जो हमेशा स्कॉलरली परस्यूट के अंदर ही लगे रहते थे। तो ये लोग बेसिकली वर्ल्डली लाइफ से थोड़े आते नहीं थे, सुल्तान के साथ आते नहीं थे सर, ठीक है। ये जो उलेमा दुनिया के लोग थे यही लोग बेसिकली आप समझिए कि अलग अलग पोजीशंस में आपको दिखाई देंगे व्हेन दे विल बी गिविंग द ऑर्डर्स, व्हेन दे विल बी रनिंग द स्टेट, व्हेन दे विल बी वर्किंग इन द जुडिशरी इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस सर, समझे आप लोग, ठीक है। इसमें किसी को सदर सदर बना दिया, कोई उलेमा को शेखुल इस्लाम बना दिया, कोई उलेमा को काजी कज़ात बना दिया। काजी कज़ात का मतलब चीफ जस्टिस सर, ठीक है। किसी को मुफ्ती बना दिया सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। किसी को इमाम बना दिया, कोई मस्जिद का जो मुखिया होता है उसको इमाम कहा जाता है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो आप समझिए कि इस तरह से ये उलेमास की अपॉइंटमेंट होती थी और यही लोग जुडिशरी को चलाते थे सर, ठीक है, समझे आप लोग, ठीक है। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसके आधारित आपको पहले तो आइडिया रहना चाहिए कि कैटेगरीज ऑफ ऑफिशियल्स, है ना, समझे नहीं समझे। तो ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग पूछा गया था सर, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन वेरी इंटरेस्टिंग वे कि भाई कमेंट ऑन द या डिस्कस द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत सर, ठीक है। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 3 पॉइंट लिखने होंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्या होगा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि भाई ये चलाता कौन था सर, ठीक है ना, हु वर द ऑफिशियल्स सर। तो हु वर द ऑफिशियल्स, कौन हुआ करते थे सर, ठीक है। तो ये ऑफिशियल्स में उलेमास 2 प्रकार के थे। एक ऐसे थे जो अखरात के रूप में काम करते थे, जो स्कॉलर्स के रूप में काम कर रहे थे। एक ऐसे थे जो दुनिया के रूप में काम कर रहे थे, दुनिया में काजी और फिर बाकी सारे लोगों की आपकी पूरी हायरार्की दिखेगी सर, ठीक है। अब ये कार्य क्या करते थे, व्हाट वर्क दे वर डूइंग सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो आपको दूसरा कार्य आपको पता होना चाहिए कि इनका कार्य क्या था। तो वो था न्याय देना, जस्टिस देना सर। जस्टिस कौन से बेसिस के ऊपर होता था, शरीयत के बेसिस के ऊपर सर, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट दैट यू आर सपोज्ड टू हाईलाइट इन द आंसर इज दैट द शरिया सिस्टम वाज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय उलेमा सर, समझे आप लोग, ठीक है। ये लोग मूलतः से जितनी भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप था ये रूलिंग क्लास के साथ में काम कर रहा था। सुल्तान इनको लैंड ग्रांट्स देता था और ये रूलिंग क्लास को लेजिटिमाइज करते थे सर, ठीक है। तो इनके कार्य के रूप में आपको यहाँ दिखेगा कि ये इनका जो नेचर ऑफ वर्क था, ये नेचर ऑफ वर्क के अंदर शरीयत को इंप्लीमेंट करना और लेजिटिमाइज करवाना। लेजिटिमाइज करवाने का मतलब ये है कि सुल्तान के जितने भी इनफैक्ट एक्शन है उसको ये लोग प्रूव कर देते थे कि भाई ये इस्लाम के हिसाब से हुआ है। वो सजदा भी हो गया, वो पाबोस भी हो गया, वो सब कुछ हो जाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तीसरी पॉइंट आपको इसके अंदर से दिखेगी कि इसी के ऊपर से फिर आपका कमेंट आएगा सर, है ना, क्योंकि फिर जब आप इसके ऊपर टिप्पणी डालोगे सर, है ना, तो आप लिखोगे कि भाई ये कितनी हद तक जायज था और कितनी हद तक नाजायज था सर, ठीक है। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इल मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस इन दिल्ली सल्तनत सर, है ना, क्योंकि यहाँ पे राजा को मन में आएगा वैसे ही उलेमास की अपॉइंटमेंट करेगा सर, ऑब्वियस है ना। अगर राजा को आईना दिखाने वाला उलेमा आएगा तो राजा उसकी ट्रांसफर ना कर दे सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तो हाईकोर्ट की पूरी बेंच बदल दिया जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट नोट, है ना। तो फिर कहानी वही हो जाती है। चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके, कि भाई तुम मेरे को आईना दिखाने बैठो, रुको सर, है ना। ऐसे स्टेट में डालते हैं जहाँ पे जुडिशरी का कोई वजूद ही ना हो सर, ठीक है, या 2-3 जज के ऊपर ही पूरी जुडिशरी चलती रहेगी। तो कहाँ आप बड़े स्टेट के चीफ जस्टिस और कहाँ कोई छोटे से चिंटू के स्टेट के आप, है ना, एडहॉक जज बन गए सर। तो वही कहानी आपको यहाँ पे दिखेगी सर, गेटिंग पॉइंट। इसके लिए यू विल फाइंड कि उलेमास जो थे, उलेमास एट टाइम्स स्कॉलर्स के रूप में भले कार्य कर रहे थे, बट इनको ज्यादा सुल्तान जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी आ जाएंगे सर, ठीक है, समझ में आया आपको। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि ऑफिशियल्स कौन कौन थे सर, ठीक है। ऑफिशियल्स में आप लिखोगे देयर वाज सदर सदर, देयर वाज शेखुल इस्लाम, देयर वाज काजी, देयर वाज मुफ्ती, देयर वाज इमाम सर। अब ये लोग काम क्या करते थे सर, ठीक है। तो काजी जो थे वो ग्राउंड लेवल के ऊपर भी काजी आपको दिखेंगे और ऊपर भी दिखेंगे। जो सुल्तान के साथ काजी काम करता था उसको कहते थे काज़ी उल कज़ात सर, ठीक है। सो द रोल ऑफ द उलेमास कैन बी सीन इन द काज़ी उल कज़ात और द रोल ऑफ द उलेमास कैन बी सीन इन द लोकल एरियाज, जो बेसिकली नॉर्मल वे के अंदर ही काजी आपको काम दिखेंगे सर, ठीक है। इनका मुख्य कार्य ये था कि शरिया के कानून को लागू करना है और ये शरिया के कानून के द्वारा बेसिकली पूरी पूरी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, ठीक है। अब बलबन की एक कहानी आपको बताता हूं जहां बलबन ने 3 काजियों के बारे में लिखा है सर, ठीक है। बलबन कहता है कि मेरे पास 3 उलेमा हैं। एक उलेमा है मिस्टर ए, नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत भारी-भारी नाम आपको मिलेंगे सर, ठीक है। मिस्टर ए इनफैक्ट भगवान से डरता है पर मेरे से नहीं डरता है, मतलब बिकॉज़ ही इज अ रिलीजियस स्कॉलर तो ही फियर्स फ्रॉम द अल्लाह बट ही डज नॉट फियर फ्रॉम मी। दूसरा कहता है कि देयर इज वन मोर उलेमा दैट इज नोन एज मिस्टर बी। मिस्टर बी एक ऐसे उलेमा के रूप में काम कर रहा है जो काजी के रूप में मैंने अपॉइंट किया उनको। ही फियर्स फ्रॉम मी बट ही फियर्स फ्रॉम मी बट ही डज नॉट फियर फ्रॉम गॉड सर, है ना। तो एक उलेमा ऐसा है जो भगवान से डरते हैं पर बलबन से नहीं डरता है। दूसरा उलेमा ऐसा है जो बलबन से डरता है पर भगवान या बलबन से इनफैक्ट डरता है पर भगवान से नहीं डरता है, दूसरी कहानी ये बताई। और बलबन कहता है कि तीसरा उलेमा एक ऐसा भी है ना जो बलबन से डरता है ना भगवान से डरता है, मैं उससे बहुत डरता हूं सर, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को दूध का दूध और पानी का पानी बता देता है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो यू कैन इमेजिन कि देयर वर 3 टाइप्स ऑफ उलेमास
या 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काजीज वर अपॉइंटेड इन द रोल ऑफ बर्बन। और बर्बन कहता है कि मेरे को ये मिस्टर सी से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि ना अल्लाह से डरता है ना मेरे से डरता है। एक उलेमा ऐसा है जो मेरे से डरता है, एक उलेमा ऐसा है जो अल्लाह से डरता है सर, ठीक है। तीसरा है ना मेरे से डरता है ना अल्लाह से डरता है। तो आई फील बैड सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ये जितने भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इनको अलग-अलग जगह के ऊपर अपॉइंटमेंट किया जाता था एज़ अ टीचर्स ऑफ मदरसा और एज़ अ इमाम और खतीब इन द मॉस्क बिल्डिंग। मॉस्क जब बनती थी तो इनको यहाँ पे रोल अपॉइंटमेंट करवा दी जाती थी। इनका कार्य ये था कि नॉर्मली जो सर्मन्स होते थे या उसको तज़कीर कहते हैं, जो फ्राइडे की जुम्मा के बाद जो मीटिंग होती है सर, उसके बाद एक बयान होता है इनका, बयान समझ में आता है सर, दे विल बी डिस्कसिंग एंड गिविंग सम काइंड ऑफ ऑर्डर्स, है ना। तो यू विल फाइंड कि इस प्रकार से आपको बहुत सारी कहानी दिखेगी। इनफैक्ट निजामुद्दीन औलिया की कहानी आपको दिखेगी। निजामुद्दीन औलिया इनको बहुत सुनने जाते थे। मिनाज-उस-सिराज ने बेसिकली जब बुक लिखी उस समय के दौरान सिराज वाज़ एक्चुअली वर्किंग एज़ अ काज़ा एज़ वेल सर, ठीक है। तो काज़ा के रूप में काम कर रहे थे। काज़ा का मतलब है जुडिशियल ऑफिशियल के रूप में भी काम कर रहे थे। औलिया सूफी थे सर, है ना। सिराज जो थे वो थोड़े बहुत आप देखोगे तो जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन वो शरिया सेंट्रिक ज़्यादा चल रहे थे, बट स्टिल औलिया वेंट टू लिसन टू हिम सर, ठीक है। तो ऐसे तो आपको बहुत सारे ऑफिशियल्स दिखेंगे सर, ठीक है। ये ऑफिशियल्स को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंट किया जाता था एज़ अ काज़ी। ये एडमिनिस्ट्रेशन को खतीब के रूप में अपॉइंट किया जाता था इन द मॉस्क। यही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उलेमास को मदरसा के अंदर भी अपॉइंट किया जाता था एज़ अ टीचर सर, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि वन पोजीशन, समझ में आया कि नहीं आया? वन पोजीशन ऑफ उलेमास वर अपॉइंटेड इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, समझे आप लोग, ठीक है। ये तो ग्राउंड लेवल की डिपार्टमेंट्स थी सर, है ना। इसके सिवाय कुछ-कुछ लोगों को ऊपर अपॉइंट किया जाता था सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट था वो था दीवान काज़ा। दीवान काज़ा मतलब बेसिकली जो काज़ी के अंडर में आता था और काज़ी उल क़ज़ात वाज़ द मेन ऑफिशियल, है ना, जो सुल्तान के साथ काम कर रहा है सर, ठीक है, इज़ द अल्टीमेट पर्सन। तो अगर आप याद करिए कि अलाउद्दीन खिलजी को एक काज़ी ने मना कर दिया था कि तुम गलत हो सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। इसी बेसिस के ऊपर आपको बलबन की भी दिख जाएगी कि मैंने आपको बताया कि बलबन तो बहुत नाराज़ हो जाता है सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। अब होता क्या है सर, है ना, व्हाट इज़ हैपनिंग? धीरे-धीरे करके ये जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमको ये पता चल रहा है कि इसमें थोड़ी बहुत इन्होंने चेंजेस किए सर, ठीक है। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन आपको दो तरह से दिखेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। अगर आपको लिखना है ये आंसर को तो आप लिख सकते हो कि एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, एक इस्लामिक लर्निंग के लिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग होता था सर, है ना, मदरसा में और मॉस्क के रूप में सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में तो काज़ी उल क़ज़ा वाज़ द मेन बॉडी सर, ठीक है। यहाँ वही नोबल्स को या वही उलेमास को अपॉइंट किया जाए तो बहुत खासम-खास और जो बहुत ही लर्नेड पर्सन हो, लर्नेड का मतलब है कि जो पढ़ा लिखा हो सर, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोकल टाउन्स में भी बलबन ने अपॉइंट किए थे काज़ीज़ को सर, ठीक है, जो जुडिशियल डिस्पेंसेशन करते थे सुल्तान के लिए सर, ठीक है। अब इसमें धीरे-धीरे जब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपेंशन हुआ तो दो प्रकार के यहाँ पे जुडिशियल बॉडीज का स्थापना की जाती है सर, ठीक है। होता क्या है कि अंडर द काज़ी उल क़ज़ात यू विल फाइंड कि टू डिपार्टमेंट्स इमर्ज्ड इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। वन वाज़ दीवान-ए-सियासत। क्या था? दीवान-ए-सियासत सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। ये जो दीवान-ए-सियासत था, ये एक पब्लिक कोर्ट के रूप में बन के आया, जो सुल्तान खुद यहाँ पे एडमिनिस्टर कर रहा है सर। और सुल्तान काज़ी के साथ मिलके इनफैक्ट, है ना, जितने भी डेली प्रश्न थे एक्टिविटीज़ के, उसको सेटल करवाने की कोशिश कर रहा था। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अकेला काज़ी डोमिनेट कर रहा था ऐसा ज़रूरी नहीं था सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। यू शुड नो दिस पॉइंट कि द काज़ी वाज़ द पर्सन हू वाज़ एक्चुअली द लीगल एडवाइजर टू द कोर्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। बट जैसे ही सुल्तान बीच में आएगा, इन सर्टेन केसेस यू विल फाइंड कि यहाँ पे सुल्तान भी अपने हिसाब से कार्य करेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? तो आपको क्या मिलता है कि दीवान-ए-सियासत और दीवान-ए-मज़लिम दिखेगा। ये दीवान-ए-सियासत और दीवान-ए-मज़लिम का इंपॉर्टेंस ये है कि सुल्तान बीच में काम करेगा। ये बीच में जब काम करेगा तो यू विल आल्सो फाइंड कि उसका रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और जुडिशरी में आएगा। और इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे इब्न बतूता जब भारत में आया तो इब्न बतूता कहता है कि काज़ी के रूप में मैं अपॉइंट किया गया था। इफ यू आर एबल टू रिकॉल, ही वाज़ अपॉइंटेड एज़ अ काज़ी इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली सर, ठीक है। और पर मैं जब बैठता था तो मेरे साथ कभी-कभी सुल्तान भी बैठता था। और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थी ना उसको मज़लिम कहते हैं सर, ठीक है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हुआ करती थी, ये सब के सब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में अगर किसी गवर्नर के सामने कंप्लेन हो, किसी ऑफिशियल के सामने कंप्लेन हो, कोई पैसा मांग रहा है सर, ठीक है, तो उसको मज़लिम के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू सुल्तान मेरी सलाह लेता था और उसके बाद उसको पनिश करता था सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो यू कैन इमेजिन कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ काज़ी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ प्रॉपर जुडिशियल सेटअप, सुल्तान वाज़ आल्सो इन्वॉल्वड इन द पार्ट ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। सो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि कोर्ट ऑफ मज़लिम का इंपॉर्टेंस ही ये है और सियासत का इंपॉर्टेंस ये है, जो बेसिकली एक पूरी-पूरी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चलवा रहा है सर, ठीक है। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर लोकल काज़ीज़ हुआ करते थे। ये लोकल काज़ीज़ की अपॉइंटमेंट भी कौन करता था? सुल्तान ही करता था सर, ठीक है। लोकल गवर्नर्स के रूप में भी आपको दिख जाएंगे सर, ठीक है। और ये लोग भी जुडिशरी का कार्य कर रहे थे सर, गेटिंग अ पॉइंट। और सबसे ऊपर जो थे वो था काज़ी उल क़ज़ात हुआ करता था, पर काज़ी उल क़ज़ात उतना भी डोमिनेटिंग नहीं था जो सुल्तान को बता पाए कि आप गलत हो या आप सही हो। बहुत ही रेयर केस के अंदर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस अपहेल्ड करते हुए दिखेंगे। उसमें फिरोज शाह तुगलक का आप एग्जांपल दे सकते हो। फिरोज शाह तुगलक वाज़ अ पर्सन हू बिलीव्ड इनटू जुडिशियल sovereignty and he believed that the religious scholar should be giving due value and due respect, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि फिरोज शाह तुगलक की कंप्लेन कोई किसान करने आया होता है सर, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी तरफ से कंपनसेशन करवाया। उसने कहा कि यस आई एम एट फॉल्ट बीइंग अ सुल्तान, मेरी गलती है। बट ये तो खाली फिरोज शाह तुगलक के केस में आपको दिखेगा सर, ठीक है। बाकी सारे केस में सुल्तान खुद पढ़ रहा था या सुल्तान खुद वहाँ पे कोर्ट के अंदर बैठा हुआ था। हफ्ते में 2 दिन बैठता था, मंडे और थर्सडे को सर, ठीक है। और उसके सामने अगर कंप्लेन होगी तो ऑब्वियस था कि ही विल नॉट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे सर, ठीक है। तो काय को फिर, है ना, कि मगरमच्छ के मुंह के अंदर हाथ डालना और कहना कि भाई नहीं हम तो कुछ एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं सर, ठीक है। बट या इन सम केसेस यू डू गेट इंस्टेंसेस ऑफ the principles of natural justice being followed and even sultan at times compensated if some kind of wrongdoing has been committed by his officials or by himself as well sir, ठीक है ना। पर बहुत रेयर केस के अंदर दिखता है। इसके लिए अगर आप समझने की कोशिश करें कि जुडिशियल सिस्टम ये दिल्ली सल्तनत के अंदर जो राजाओं की थी उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि किन किन प्रकार से आपको जुडिशियल सिस्टम दिखती है। उसमें दीवान काजी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दीवान काजी के साथ साथ आप देखोगे तो आपको मजलिम की अदालत दिखेगी। मजलिम की अदालत एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही थी। दीवान सियासत में सुल्तान खुद बैठता था सेंट्रल जुडिशरी के अंदर सर, ठीक है। ये मजलिम के कोर्ट में भी सुल्तान हर बार तो सुन नहीं पाएगा सर, ठीक है। वो कहीं पे घूमने गया है, इधर गया उधर गया है सर, ठीक है। तो मजलिम की अदालत के अंदर उसने एक आमीर दाद को अपॉइंट किया था। इट वाज सिमिलर टू द सीएटी। सीएटी समझ में आता है सर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर अगर किसी की कंप्लेन आ रही है, अंदर जो भी चल रही है सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट, तो यूल फंड ये आमीर दाद ही कार्य कर रहा था सर, ठीक है। और फिर सुल्तान कभी-कभी उसको देख लेता था। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोबल्स को अपॉइंट किया जाता था जो नॉर्मली केसेस के अंदर कंप्लेंट्स लेते थे अगेंस्ट देयर ओन ऑफिशियल्स, है ना, कि भाई नीचे कोई क्या कर रहा है, वो पैसा मांग रहा है, ये वो फला ढीम का सर, ठीक है। तो बेसिकली
कोतवाल हुआ करते थे, मुतसिब हुआ करते थे, मुतसिब समझ में आता है सर, ठीक है। मॉरल पुलिसिंग की एक पूरी डिपार्टमेंट हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत में सर, ठीक है, जो ये देख रही थी कि शरिया लागू होती है कि नहीं होती है सर, ठीक है। अभी सऊदी अरेबिया में और फिर पाकिस्तान में इन सब जगह के ऊपर अभी भी आपको इस प्रकार के रोल दिख जाएंगे सर, ठीक है। वहाँ पे तो पाकिस्तान ने एक वो बनाई है शरा काउंसिल, ऐसा कुछ बॉडी बनाई है सर, ठीक है, कि उनकी नेशनल असेंबली कोई भी कानून पास करती है ना तो शरा काउंसिल के पास जाता है और वो देखते हैं कि ये कानून उनकी जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो शरीयत के हिसाब से जायज है कि नहीं है सर, ठीक है, हलाल है कि हराम है सर, ठीक है। तो अलग ही कहानी वहाँ चलती रहती है सर, ठीक है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के रूप में अपने आप को कहते हैं ना, तो इसके चक्कर में फिर पार्लियामेंट तो कभी-कभी ठीक-ठाक कानून निकाल देती है, पर फिर धर्मगुरु ऑफेंड हो जाते हैं उसके कारण कि भैया ये तो गलत है सर, है ना। तो अभी आप देखोगे तहरीक लब्बैक करके एक पार्टी है सर, है ना, वो बहुत प्रोमिनेंस के ऊपर आई है और वो गिरा देगी इनको सर, वो तो थियोक्रेसी चाहते हैं, यू नो दिस ना, तहरीक लब्बैक सर, है ना। तो वहाँ तो काफी अभी हंगामा चल रहा है सर, ठीक है। टीटीपी वाले बैठे हुए हैं, तहरीक लब्बैक बैठे हुए हैं, तो हाय तौबा सर, ठीक है ना। तो मतलब दिस विल क्रिएट अगले 5-10 साल में आर्मी एज इंस्टीट्यूशन अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि आर्मी अब आज देखना आर्मी को वहाँ सिविलियन गवर्नमेंट के पास तो कुछ है नहीं सर, ठीक है। तो अगर आर्मी के अंदर रेडिकलाइजेशन ज्यादा हुआ तो फिर इट विल क्रिएट मोर एंड मोर रिपरकशंस पाकिस्तान और इवेंचुअली फॉर अस, क्योंकि वहाँ आग लगेगी तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पे भी प्रश्न तो हो गए सर, ठीक है, वी आर नेबर सर। चलिए, तो हमको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा आग ना लगे। चलो लेट मी कम बैक, ओके। तो आपको एक समझ में ये चीजें क्या चल रही है सर, तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको आइडिया रहना चाहिए। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में नो डाउट इल मैनेजमेंट हुआ करता था। इल मैनेजमेंट का मतलब है कि उसमें क्लैरिटी नहीं थी, राजा रातों रात काजीज को भी बदल देता था। बट आपको जुडिशियल के एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जांपल्स बहुत दिखेंगे जहां बलबन जैसे लोग अपने ही नोबल्स को मारते हैं। मैंने मलिक बकबक की कहानी बताई थी सर, है ना, याद होगा तो सर, ठीक है। इसको मारा गया था, फ्लॉगिंग किया गया था क्योंकि इसके ऊपर आरोप लगा था बरीद के द्वारा कि पैसा वैसा मांग रहा है सर, ठीक है। फिर मैंने अभी आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया कि तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक उसने खुद अपनी जेब से पैसा दे दिया था सर, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन की लग रहा था कि भाई गलत हुआ है सर, ठीक है ना। इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक जब खुद प्रिसाइड करता था तो वी आल्सो कम टू नो कि ही यूज्ड टू सेट एन एग्जांपल बाय गिविंग माइल्ड पनिशमेंट, है ना। तो फिरोज शाह तुगलक ने जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की भी कोशिश की थी सर, ठीक है। तो आपको इन सब के बेसिस के ऊपर से आइडिया पहले रख जाना चाहिए कि भाई जुडिशियल डिपार्टमेंट के यहाँ पे इनकी किस प्रकार की सेटअप थी और ये सेटअप के तहत हम लोग जब कमेंट लिखेंगे तो क्यों इसको इल मैनेज कहा गया है। इसके पीछे की कमेंट लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि नेचुरल जस्टिस को कभी-कभी अपहेल्ड करने के लिए राजा दिखाने की कोशिश करता था सर, ठीक है। बट आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि सुल्तान वाज द सर्वे सर्वर एंड ही वाज अबाउट द लॉ, और इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ शरिया बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सुल्तान्स वर्ड वाज द लॉ इटसेल्फ सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो आखिर में आप यही लिखोगे कि भाई आपने ये काजी उल कज़ात को अपॉइंट किया और फिर अमीर एदाद को अपॉइंट कर दिया और सर, ठीक है ना, आपने एक से एक स्कॉलर्स को अपॉइंट करवाया कि भाई चलिए, बट आखिर के अंदर तो भाई सुल्तान का शब्द है वही शासन के रूप में कार्य करेगा सर, ठीक है। तो इस तरह से जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग लिखेंगे, हम लोग आखिर के अंदर ये लिखेंगे कि ये एक ऐसी सिस्टम थी जो शरिया के हिसाब से चलती थी। भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली मुस्लिम नहीं हुआ करती थी और उनके लिए पर्सनल लॉस थे, उसको लेके कोई कोडिफिकेशन उतना हुआ नहीं था, ना ही इसको लेके कोई इंटरप्रिटेशन करवाने की कोशिश की जाती है स्टेट के द्वारा सर, ठीक है। सो यू कैन सी दैट majority of the law was implemented in the theocratic way, in a textbook way, but practically we do not see much of the legal side of it when it comes to the ground conditions, ठीक है। तो इस प्रकार की आपकी एक सेटअप होनी चाहिए और इसमें आप टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन-कौन हुआ करते थे, इनका कार्य क्या था और आखिर में इनके ऊपर कमेंट आप क्या करोगे सर, ठीक है। समझ में आया आपको? तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर हो गया सल्तनत के अंदर का। तो अब देखो यहाँ से क्या होता है, व्हाट हैपेंस सर, है ना। तो यहाँ से कभी-कभी आपको प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई काजी का क्या रोल है, काजी उल आज़ाद क्या काम कर रहा है। अब देखिए कि सुल्तान अभी भी डोमिनेट कर रहा है जुडिशरी के अंदर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ प्रॉपर हायरार्की ऑफ मल्टीपल जुडिशियल ऑफिशियल्स वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, सुल्तान तो सबसे ऊपर रहेगा सर, ठीक है। सुल्तान तो हमेशा न्याय का देवता था सर, ठीक है। तो काजी की अपॉइंटमेंट भी वही कर रहा था सर, ठीक है। यू विल फाइंड कि जो भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आता था तो काजी को मना कर देता था, बोले तुम बीच में मत बैठो सर, ठीक है। और ये अलाउद्दीन खिलजी में हुआ, ये बलबन में हुआ, ये मोहम्मद बिन तुगलक में हुआ, सब में हुआ ना सर। आपने देखा, हमने पढ़ा था कि एक्सेप्ट फिरोज शाह तुगलक, उलेमास को ज्यादातर सुल्तानों ने सुना ही नहीं है सर, ठीक है। वी हैड सीन ना ऑल दैट पॉइंट, ओके। आज जाके हम लोग डेफिनेशन कर रहे हैं कि उलेमा थे कौन सा, है ना। तो उलेमास वर द स्कॉलर्स, देयर वर टू काइंड्स ऑफ उलेमास, वन वाज द उलेमा व अखरात। उलेमा व अखरात वर बेसिकली द रिलीजियस पीपल जो खाली धर्म का ही काम करते थे, जो धर्म से बढ़ के थोड़ी सांसारिक दुनिया में आ गए थे, उसको उलेमा दुनिया कहते थे सर, है ना। तो इनको तो राजा के साथ बैठ के काम करने की इच्छा थी एंड यू विल फाइंड कि किस तरह से यहाँ स्टोरी रहती है। काजी मुइजुद्दीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी और उनके बीच में संघर्ष हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कहा था, बोले काजी साहब मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बट फिर आप एक हद से ज्यादा नहीं करोगे सर, ठीक है। काजी का रोल आप देखिए सर, गदर पिक्चर देखा कि नहीं देखा सर, ठीक है। गदर में काजी होता है सर, उसी पीरियड में सनी देओल फिर हैंड उखाड़ देगा सर, है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना। तो काजी देखिए, देखा है सर। चलिए ओके, ओके चलिए सर, ठीक है ना। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एनी एडवाइस अबाउट, अरे मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मैं आपको एडवाइस दे पाऊँ, पर लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, है ना। एंजॉय योर टाइम एंड मेक श्योर यू ऑप्टिमाइज इट टू द बेस्ट, है ना। आप अपने जीवन को एंजॉय करिए एंड जर्नी के रूप में इसको देखिए सर, ठीक है। हमारी तो ऐसा है कि आधी मंजिल तो चली गई है, आधी मंजिल समझ में आया सर, ठीक है। आपका भी आधा नहीं हुआ है क्योंकि आप 23-24 हो तो आप 46 पे तो विकेट जाएगी नहीं सर, ठीक है। हम थोड़े ऊपर चले गए हैं सर, समझे। तो हमको पता है कि अब एक्सपायरी डेट आधी खत्म हो गई है हमारी सर, ठीक है। तो एक चीज देखने को मिली अनुभव के रूप में, वो था कि ऐसे तो ज्यादातर रिग्रेट्स है नहीं मुझे सर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जो भी किया था होशो आवाज में किया था अपने जीवन के साथ, है ना, समझे। तो अभी भी जो भी कर रहा हूँ होशो आवाज में कर रहा हूँ सर, ठीक है ना। तो आई डू नॉट कीप एनी रिग्रेट इन लाइफ सर, है ना। मैं नहीं करता हूँ, मेरा स्वभाव ही नहीं है। क्योंकि रिग्रेट रखते हो तो फिर एट टाइम्स यू फील कि, और फिर उसी में ही आप रहते हो, देन यू डू नॉट कम आउट ऑफ दैट, है ना। तो रिग्रेट मत रखिए सर, है ना। और जो भी करिए शिद्दत के साथ करिए, 100% डेडिकेशन के साथ करिए। आज छुट्टी लेनी है तो 100% छुट्टी लीजिए, ठीक है। छुट्टी लेनी है तो फिर वैसा नहीं दिमाग में कि आज मेरा ये कोचिंग का ये है, आज फलाना है, नहीं आज शाम को ये करना नहीं, देन यू एंजॉय योर डे सर, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो तो 100, तो गिव योर बेस्ट, है ना, व्हाटएवर यू डू, है लाइफ में कभी पीछे नहीं हटोगे सर। अब जो भी करो एंजॉय के साथ करिए और फिर 100% डेडिकेशन के साथ करिए। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस वन। यहाँ होते तो चॉकलेट बॉकलेट खाते, केक भी खा लेते सर, है ना, गाने भी बजाते, बोले हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डब्लू, खाने को मिलते लड्डू, अरे दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, ठीक है। यू नो द सॉन्ग, है ना। हम भी अगर बच्चे होते, नहीं सुनाते सर, ठीक है, नाम हमारा होता बबलू डब्लू दुनू, ठीक है ना। चलिए तो अब चलिए, नए वाले गाने हमको पसंद नहीं आते, बर्थडे के सॉन्ग भी पुराने ही पसंद आते हैं। चलिए सर, ठीक है, लेट मी कम बैक टू दिस वन। तो काजी की कहानी याद रहेगी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको ना पूछा यही है, व्हाट दे हैड आस्क्ड यू सर,
आपको पूछा गया है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि भाई इनकी लैंड रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी हुआ करती थी, व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू एंड द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द दिल्ली सल्तनत। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है, तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में लिख पाओगे सर, इसमें कुछ है नहीं और आखिर में कमेंट करनी है आपको सर, ठीक है, कि किस तरह से कार्य चल रहा है। इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों आपका आ जाएगा सर, ठीक है ना, समझे। अब इसके सिवाय इनके यहाँ पे जो दूसरी सिस्टम चल रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर, वो थी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अब देखिए प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आप समझने की कोशिश करिए, काजीज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, काजीज वर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ शरिया सर, ठीक है। अब जब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में शरिया के ऊपर से चल रहे हो तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में आप पकड़ने की कोशिश करिए कि कैलिफेट सिस्टम तो ऐसे भी काम नहीं कर रही थी, बट शरिया का जो इंटरप्रिटेशन था वो काजी अपने हिसाब से निकालता था। अब कुछ काजी सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, उनकी फैमिली, कुछ काजी वेस्ट एशिया से आए हुए थे। सेंट्रल एशिया का इस्लामिक डेफिनेशन थोड़ा अलग था, वेस्ट एशिया का अलग था, मतलब जो अरब प्रदेश से आए हुए थे सर, ठीक है। तो उसमें वो डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो आप कह रहे हो ना कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर में आप देखिए कि दे हैड देयर ओन डिफरेंशिएशन इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड इस्लामिक लर्निंग बिकॉज़ दे बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज, है ना, समझे। तो ये आप एक्सटर्नल फैक्टर में लिख सकते हो। बाकी तो खलीफा के ऊपर आप ज्यादा कोई पॉइंट आपको नहीं दिखेगा जो काजी सिस्टम के साथ था। एक चीज थी कि काजीज इंसिस्टेड ऑन द स्टेट टू गेट रिकॉग्निशन, क्योंकि काजी का मानना यह था कि भाई सुल्तान तो सब बन सकता है पर खलीफा के बिना सुल्तान का कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। दुबई तो सब जा सकते हैं पर बुर्ज खलीफा के ऊपर जब तक नहीं गया तब तक दुबई का कंफर्मेशन नहीं मिलता है सर, ठीक है। तो वैसी कहानी है सर, गेट माय पॉइंट, ओके। तो फिर समझ गया ना सर। सो यू गो टू दुबई, यू गो टू बुर्ज, है ना, 124 148 दो लेवल्स के ऊपर आपको लेके जाया जाता है। 1 डेढ़ मिनट में तो फर करके ऊपर लेके चला जाता है सर एलिवेटर। 1.5 मिनट में आई गेस 1 मिनट ही होता है, 190 सेकंड 100 सेकंड है ना, फटाक से ऊपर आपको लेके चला जाएगा सर। और इतना अल्टीट्यूड के ऊपर चलते हो तो ये कान होता है ना डाउन होता है, फ्लाइट में होता है ना कभी कान डाउन हो जाता है आपके, ठीक है। तो यू फील दैट काइंड ऑफ इफेक्ट, है ना, कि प्रेशर आपको क्रिएट हो रहा है। चलिए, तो कहानी मिलेगी आपकी अलग अलग प्रकार की सर, ठीक है। एक आध बार जाता है इंसान सर, ठीक है, फिर तो रोजाना देखो आप जो चीज डेली कर रहे हो ना तो यू डोंट गेट फैसिनेटेड बाय इट, बोले आप तो ये ठीक है रोज का है, समझे नहीं समझे। आप जब टूरिस्ट के रूप में जाते हो तो यू सी प्लेसेस फ्रॉम वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, बोला ओह बिल्डिंग है ये, अब तुम ट्रैवल कर रहे हो महीने में 4 दिन सर, ठीक है, 5 दिन वहां पे रह रहे हो तो फिर यू गेट यूज्ड टू इट ना, बोले हाँ ठीक है खड़ा है, कुछ कर रहा है, इधर कर रहा है उधर कर रहा है, चलिए। तो वही कहानी है सर, ठीक है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। अब थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में और इक्ता सिस्टम के ऊपर सर, ठीक है। अब देखिए इक्ता सिस्टम को ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया हुआ है सर, ठीक है, बट इक्ता की ओवरऑल डायमेंशंस देख लेते हैं सो दैट आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में वी डू नॉट हैव द काइंड ऑफ हायरार्की दैट वी कैन सी ओवर हियर सर, ठीक है। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि पूरे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करवा दिए गए, अलग अलग प्रकार के ऑफिशियल्स आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। सुल्तान का रोल बहुत कैटेगराइज था, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कैटेगराइज हो चुका है सर, है ना। पर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इतना इलॉबरेटली डेवलप नहीं हुआ था। सो द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट मच डेवलप्ड इन इलॉबरेट वे सर, ठीक है। तो आप देखिए कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स थे जो सल्तनत के समय पे आपको दिखेंगे और इन सब के लिए आपको अलग अलग ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स दिखेंगे, दिख रहा है आपको सर, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन दीवान खैरात था, खैरात फिरोज तुगलक के समय पे बनता है, कोही आप देखोगे तो मोहम्मद तुगलक के समय पे बनता है सर, ठीक है। रिसलत पहले से चल रहा था क्योंकि ये जुडिशियरी का डिपार्टमेंट था, दीवान रिसलत है ना, अपील्स के रूप में सर, ठीक है। अरीज आपको अलाउद्दीन खिलजी ने उसको रिफॉर्म्स करवाने की कोशिश की थी, तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है, कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है सर, ठीक है। वो प्रीलिम्स विलिम्स के अंदर आता है, बट मुझे नहीं लगता अगर आपको पूछेगा तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और हायरार्की के ऊपर पूछता है। और हायरार्की में क्या है कि वो मैक्रो नहीं पूछता, वो माइक्रो ही पूछेगा, वो थियरी ऑफ किंगशिप में पूछ देगा, सुल्तान के ऊपर, खलीफा सिस्टम, जुडिशियरी के ऊपर पूछा, क्या पूछा, लैंड रेवेन्यू एग्रीकल्चर के ऊपर आप पूरा लिखिए सर, ठीक है। तो उसने वो माइक्रो वाला पूछने की ज्यादा आवश्यकता है सर, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इक्ता सिस्टम कैसे हुआ करती थी सर, ठीक है ना। तो इक्ता के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द इक्ता सिस्टम एंड फिर देखेंगे कि इक्ता सिस्टम कैसे कार्य करती है, इक्ता के रूप में इनफैक्ट उसका सिग्निफिकेंस क्या था, उसके फीचर्स क्या क्या हुआ करते थे सर, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा में ले लेंगे। अब देखिए इनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इक्ता के ऊपर था, बट उतना इलॉबरेट नहीं है जितना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था सर, ठीक है ना। तो इट वाज नॉट मच इलॉबरेट, एक आपको ब्रीफ सेटअप पता होगा और इक्ता सिस्टम के ऊपर से ही आपको प्रश्न आने की शक्यता है सर, ठीक है ना। तो पहले आपको जस्ट अ सेकंड खाली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का एक ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या था सर, ठीक है। तो आपको पता चलेगा you will find कि in this system of the local government and local administrations the provincials were called as the शिक, उसको शिक कहा जाता था सर, ठीक है। और शिक का जो बॉस हुआ करता था उसको शिकदार कहते थे सर, ठीक है। अब नॉर्मल केस में क्या होता था कि एक इक्ता होगा, से फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि यहाँ दिल्ली है सर, अब दिल्ली से यहाँ सेंट्रल इंडिया में किसी को एक इक्ता दिया गया है सर, ठीक है। सो विद इन इक्ता यू विल फाइंड मल्टीपल स्मॉल 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 शिक, समझ में आया कि नहीं है, छोटे छोटे और प्रांत होंगे सर, ठीक है। और उसी के अंदर से आपको जो ऑफिशियल्स दिखेंगे शिकदार दिखेंगे सर, गेटिंग पॉइंट। कभी कभी एक ही शिक होगा, पूरे के पूरे इक्ता को ही शिक के रूप में कंसीडर किया जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट और नॉट। सुनिए मेरी बात, देयर विल बी चांसेस वेयर इक्ता एंड शिक विल बी सेम, देयर विल बी चांसेस वेयर विद इन इक्ता देयर विल बी मल्टीपल शिक। नहीं समझ में आ रहा है आपको? कभी कभी दिखेगा कि इन सर्टेन एस्पेक्ट्स इक्ता एंड शिक विल बी सेम, इक्ता और शिक एक ही होंगे। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि एक इक्ता के अंदर 2-3 शिक आए हुए हैं। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन सर्टेन एस्पेक्ट्स यू विल सी द शिक वर डिवाइडेड अमंग अ सिंगल इक्ता, एक इक्ता के अंदर 2-3 शिक होंगे सर, उसमें मेन जो बॉस होगा वो इक्तेदार होगा और जो बेसिकली शिक का बॉस होगा उसको शिकदार कहते हैं सर, गेटिंग पॉइंट है ना। सो द प्रोविंसेस वर कॉल्ड एज इक्ता, समझे कि नहीं समझे, इनके जो भी बेसिकली प्रोविंसेस थे उसको इक्ता कहते थे। और ये इक्ता के थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको पता चलता है कि नीचे जो छोटे प्रोविंसेस आते थे उसमें शिक के रूप में उसको कंसीडर किया गया है सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसका किस तरह से रोल प्ले है, ये इक्ता सिस्टम क्या थी, किस तरह से था, उसके ऊपर थोड़ी बहुत बातों के ऊपर डिस्कस करते हैं, पर फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर टू यू सर। उसके नीचे अगर आप समझने की कोशिश करिए यू विल फाइंड फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस आते थे, उसको परगना कहते थे, और परगना के नीचे गांव आ जाते थे सर, ठीक है। जो गांव के बॉस हुआ करते थे खूट, चौधरी एंड मुकदम, अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी पिपुड़ी बजा दी थी सर, ठीक है। और ये जितने भी लोग हुआ करते थे यू विल फाइंड कि इनकी रेवेन्यू पावर्स ले लिए थे, ये ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी और इनका हुक्का पानी बंद करवा दिया था सर, ठीक है ना। तो वी हैड डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट्स और एक सेंट्रल ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट करके वहां पे पटवारी की अपॉइंटमेंट करवाएगी जो पूरी की पूरी रेवेन्यू को वो है ना असेसमेंट करता था सर, ठीक है ना, समझे। तो फिर ये रेवेन्यू क्लर्क के रूप में काम करते हैं और बरानी वहां तक लिखता है कि इनके संतानों के साथ लोग शादी करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि अब इनका वो पावर और इनका जो प्रेस्टीज है वो पहले जितना नहीं रहा था सर, ठीक है ना,
समझे। तो वी हैड ऑलरेडी कवर्ड अप दैट पॉइंट, हमने वो चीजें ऑलरेडी देखी हुई है सर, ठीक है। तो ये तो एक तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर आपको इनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का एक पूरा सेटअप दिखेगा। तो आपको पता चलना चाहिए कि द टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू इक्ता सर, समझे आप लोग, ठीक है। इक्ता का जो बॉस था उसको इक्तेदार कहते थे सर, ठीक है। ये इक्तेदार के रूप में क्या कार्य था, इनका कार्य यही था कि ये लोग बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर का काम करेंगे, रेवेन्यू का काम करेंगे सर, ठीक है। ये रेवेन्यू में गुस्ताखी ना करे, क्योंकि इक्तेदार अगर पैसा खा गया, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, उसको मुक्ति भी कहते थे बाय द वे, द इक्तेदार वाज आल्सो कॉल्ड एज मुक्ति एज वेल सर, ठीक है। तो वो अगर पैसा खाएगा तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए यू विल फाइंड कि यहाँ पे ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था जो ऑडिटिंग का काम करते थे सर, ठीक है, गेटिंग अपॉइंट। तो एक पूरी की पूरी हायरार्की क्रिएट करवाई जाती है स्टेट के द्वारा थ्रू द इक्ता सिस्टम, और ये इक्ता सिस्टम के द्वारा ही यू कम टू नो अबाउट द इन प्रोविंशियल सेटअप ऑफ द दिल्ली सल्तनत सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग अपॉइंट। तो पहली चीज आपको बेसिक समझ में है कि क्या है सर, है ना। इक्ता है, इक्ता के नीचे कभी-कभी शिक आएंगे सर, कभी-कभी इक्ता और शिक एक हो जाएंगे सर, है ना, वो डिपेंड करता है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बलबन के समय पे एक स्टेटमेंट बरानी ने दिया था कि देयर वर मल्टीपल शिकदार्स वर्किंग अंडर एन इक्ता। तो वो स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर से हिस्टोरियंस ने अपना इन्फ्रेंस निकाला और कहा कि एक इक्ते में बहुत सारे शिकदार होने का मतलब है कि एक इक्ते को छोटे-छोटे और छोटे प्रांतों में डिवाइड किया गया था। इक्ता शायद बड़ा होगा उस टाइम पे सर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि क्या कहानी रहती है और किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो अब थोड़ी बहुत इक्ता के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर से आने की शक्यता है। इक्ता सिस्टम आपको बताएगा और आपको पूछेगा सिग्निफिकेंस ऑफ इक्ता सिस्टम, है ना। तो अभी हम लोग है ना ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर करेंगे सर, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के ऊपर ज्यादा ठीक रहेगा और उसके बेसिस के ऊपर से विल बी एबल टू लाइक कोरिलेट इन अ वेरी इफेक्टिव वे सर, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर देते हैं कि ये है क्या सर, ठीक है। तो इसमें 3-4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे सर। व्हाट इज इट, सबसे पहले तो समझे कि नहीं समझे, इसका ओरिजिन क्या है सर, पहला। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से ये आ सकता है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हुआ करते थे, इसके फीचर्स क्या हुआ करते थे, इसमें एक ये भी आ सकता है कि व्हाई इक्ता सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया सर, ठीक है। और इसके ओरिजिन में आप इसके यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के रूप में भी आप लिख सकते हो कि भाई ये यूरोपियन का सिस्टम के साथ कैसे चल रहा है सर, ठीक है। फीचर्स के बाद इसकी इंपैक्ट क्या पड़ती है सर, ठीक है ना, भारत के अंदर। और फाइनली इसमें क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब सुल्तान के समय पे क्या क्या प्रपोजल्स आए, रिफॉर्म्स किए गए सर, ठीक है ना, इक्ता सिस्टम को लेकर सर, है ना। फाइनली तो ये क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि राइट फ्रॉम मोहम्मद बिन तुगलक और राइट फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक एंड अल्तुतमिश एंड अल्टीमेटली अप टिल द लोदीज, हाउ इट चेंज्ड, उसका कैरेक्टर कैसे बदल गया। क्योंकि लोदीज तक आ जाते आपको इक्ता शब्द नहीं दिखेगा। बाय द टाइम ऑफ लोदीज यू विल फाइंड द वर्ड कॉल्ड सुबा एंड यू विल फाइंड द परगनास एंड विलेजेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बट वो इक्ता सिस्टम खत्म हो जाती है सर, ठीक है। तो आपको क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। इक्ता सिस्टम इन ऑपरेशंस, ऑपरेशनल एस्पेक्ट, ऑपरेशनल एस्पेक्ट का मतलब है कि ये कैसे कार्य कर रहा है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो अब थोड़ी बहुत इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये क्या था, ये कहां से आया और इसकी सिग्निफिकेंस कहां कहां पे देखने को मिलती है सर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इक्ता सिस्टम जो है ये एक्चुअली एक अरेबिक वर्ड है सर, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सर, ठीक है। एंड ये अरेबिक वर्ड है, ये अरेबिक ओरिजिन से ही जुड़ा हुआ है। और हमने देखा था कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया, उसी के बाद से आपको पता चलता था कि लैंड दी जाती थी टू द ऑफिशियल्स एंड नोबल्स इन द फॉर्म ऑफ द लैंड ग्रांट्स, और इनको कहा गया था कि आप यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कार्य करिए, आप यहाँ पे रेवेन्यू का कार्य करिए सर, और रेवेन्यू कलेक्शन के रूप में राजा को 2 पैसे वापस दीजिए सर, आफ्टर डिडक्टिंग योर मनी सर, गेटिंग अ पॉइंट नोट, है ना। तो हमने आपको इसके ओरिजिन के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था कि अरब ओरिजिन के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, जहां पे हमको ये पता चल जाता है कि इक्ता सिस्टम के थ्रू इनफैक्ट जो लैंड है उसको पार्सल किया जाता था। तो यू आर सपोज टू राइट आउट द पार्सलिंग ऑफ लैंड टुक प्लेस by the sultan or by the king among the officials and among the nobles because he wanted to maintain the law and order, because he wanted to control the revenue collection in that area, and इसके लिए इतना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर और नॉट सर, ठीक है, कहीं पॉइंट नॉट। तो यू नीड टू सी दिस पॉइंट्स है ना कि ये क्यों लाया गया था और इसका ओरिजिन कहां से है। अब इज इट सिमिलर टू द यूरोपियन सिस्टम ऑफ फिefdom, यूरोप में सिस्टम चलती थी फिफ्थ सिस्टम के रूप में सर, ठीक है ना। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि यूरोपियन सिस्टम थोड़ी अलग थी। यूरोप में क्या था कि राजा बेसिकली ये जो लैंड ग्रांट्स दिया करता था उसमें अल्टीमेटली जो ऑफिशियल्स थे वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। इक्ता में ऐसा नहीं था सर, ठीक है। अब इक्ता में खासियत क्या हुआ करती थी सर, ठीक है। तो आज एक सुल्तान के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल प्रतीक नायक इज द पर्सन हु इज वर्किंग एज अ सुल्तान सर, ठीक है। और मेरे पास बहुत बड़ा एम्पायर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गुजरात से अहमदाबाद में बैठे बैठे एम्पायर बिल्डिंग किया है सर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल राजस्थान की एक लैंड है सर, वो युवराज को दे दिया और युवराज को इसका इक्तेदार बनवा दिया सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तो युवराज विल बी मेड एज इक्तेदार सर, इसी को ही इक्तेदार के रूप में कहा गया है सर, इसी को ही मुक्ति के रूप में कहा गया है, इसी को ही वली के रूप में कहा गया है सर, ठीक है। सो पर्सन हु कमांड्स दी इक्ता इज नोन एज मुक्ति और वली सर, ठीक है। अब युवराज का रोल क्या था, व्हाट वाज द रोल ऑफ युवराज सर, ठीक है। तो युवराज को ये था कि अपने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है सर, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपनी आर्मी रखनी है सर, ठीक है। अब युवराज कहेगा कि सर आर्मी के लिए खर्चा पानी कौन देगा, आप अपनी तिजोरी से दोगे, पागल हो गया सर, ठीक है ना। तुम एक काम करो, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करो और यहाँ जितनी भी रेवेन्यू आ रही है उसका बेसिकली डिडक्शन सरप्लस जो है वो मेरे पास भेजिएगा अपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद सर, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिएगा सर और बाकी जो सरप्लस है वो मेरे पास भेजिएगा सर, ठीक है। तो इससे दो चीज होती थी सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। पहली चीज आपको ये मिलेगी कि कंसोलिडेशन होने की शुरुआत हो गई, क्योंकि युवराज को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी मिल रही थी, वो आर्मी को यूज कर रहा था, उसको फवाजिल कहते थे। फवाजिल वाज द सोल्जर्स दैट वर अपॉइंटेड विद द इक्ता सिस्टम, ये इक्तेदार के रूप में ये जो मुक्ति या वली काम कर रहा था उसके साथ काम करेंगे सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना। तो यू विल फाइंड कि ये कंसोलिडेशन के रूप में काम हो रहा है सर, समझे आप लोग, ठीक है। और फिर ये जो मुक्ति हुआ करते थे या वली हुआ करते थे, ये इक्तेदार हुआ करते थे सर, ठीक है। ये लोग पैसा कलेक्ट करने का काम कर रहे थे। अब कैसे पैसे कलेक्ट करते थे वो लिखा नहीं है, अच्छी बात है सर, ठीक है ना। तो इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन कि हाउ दे वर कलेक्टिंग मनी। मेरा मानना है कि मार पिटाई करके ही पैसे कलेक्ट करते होंगे। ऑब्वियस है कि पीपल वर नॉट हैप्पी टू गिव देयर मनी टू अ फॉरेन पर्सन हु वाज वर्किंग एज अ गवर्नर इन सम ऑफ द इक्ता सर, है ना, स्वाभाविक चीज है सर, ठीक है। हु विल एक्सेप्ट दिस पॉइंट, है ना, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको यहाँ से दिखेगी, जहां युवराज इज सपोज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, उसके पास सोल्जर्स हुआ करते थे, उसको फवाजिल के रूप में कंसीडर किया गया है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे। अब कहानी है कि युवराज को लगा कि अपन यहाँ के भगवान बन गए सर, ठीक है। एक दिन मेरा दिमाग चटक गया, क्योंकि समवन कंप्लेन टू मी, बोले सर पैसा बहुत खाता है, 100 रुपए कलेक्ट करता है आपकी तिजोरी में 10 रुपए भेजता है और 90 रुपए का एक्सपेंसेस दिखा रहा है सर, ठीक है ना। देन आई रियलाइज, बोले ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है। युवराज को लग रहा था कि अपन हेरिडेटरी बन गए हैं, अपन को कोई हटा नहीं सकता है सर, ठीक है ना, समझे कि समझे। तो मैंने दूसरे दिन ऑर्डर निकाला, बोले इसको हटाओ सर, समझे, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो उसको हटा दिया गया सर, है ना। तो युवराज वाज रिमूव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी सर। मतलब ये है कि इट वाज नॉन हेरिडेटरी सर, एंड बिकॉज़ इट वाज नॉन हेरिडेटरी द इक्तेदार डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ क्लेम ओवर द लैंड, ही वाज वर्किंग एज एन ऑफिशियल एंड ही वाज सपोज्ड टू एक्चुअली
कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन द रेवेन्यू, सर समझे आप लोग, ठीक है। तो उसके रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए, हमको पता चलता है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में लैंड से लेके बाकी सारे टैक्सेस थे, उसके पास कलेक्शन की अथॉरिटी थी, बट वो अपने आप को भगवान बन देगा या अपने आप को राजा बनवा देगा, नहीं चलेगा सर, ठीक है ना। तो मैंने युवराज को हटा दिया, युवराज की जगह यहाँ आकाश को अपॉइंट करवा दिया सर, ठीक है। सो आई अपॉइंटेड आकाश एज द इक्तेदार ऑफ दिस रीजन। मैंने बोला कि पैसा वैसा रेगुलरली चाहिए, अभी मैं कल यहाँ दक्कन में अटैक करने जाने वाला हूँ सर, ठीक है ना, सोल्जर्स भेज दीजिएगा वरना मार पिटाई हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। अब आकाश के अंदर डर का माहौल आ गया सर, समझे आप लोग, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि इसी बेसिस के ऊपर आकाश ने फिर अपने सैनिक भेजे, पैसा वैसा भेजा, दक्कन को मैंने फतेह किया सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब दक्कन को फतेह किया तो यहाँ पे दक्कन का शासक हुआ करता था सूरज सर, है ना, तो सूरज की पिटाई हो जाती है सर, ठीक है। एंड आई टुक ओवर द लैंड ऑफ रिस्पॉन्स, समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये प्रकार की शुरुआत आपको, ये सिस्टम आपको इक्तेदारी सिस्टम के अंदर से दिखेगी। तो इक्तेदारी कंसोलिडेशन में, और दूसरा क्या था, एक्सपांशन में हेल्प कर रहा है सर, ठीक है, समझे। तो द फीचर ऑफ द इक्तेदारी सिस्टम कैन बी सीन, इट हेल्प इन द कंसोलिडेशन एंड द एक्सपांशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत सर, है ना, समझे। और हम लोग देखेंगे कि इट वाज स्टार्टेड बाय अल्तुतमिश, एंड इट कंटिन्यूड अंडर मल्टीपल किंग्स, एक से ज्यादा राजाओं के अंदर इसको हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करवा रहे हैं सर, ठीक है ना। इक्तेदारी सिस्टम के अंदर स्त्रियों को, स्त्रियों रजिया को छोड़ के आपको कहीं पे और मेंशन दिखेगा नहीं सर, ठीक है। कैसे हाउ वुमेन पार्टिसिपेशन वाज टू टेक प्लेस, गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे, है ना। अब सवाल ये है कि इक्तेदारी सिस्टम में नॉन हेरिडेटरी थी, इट वाज ट्रांसफरेबल सर, ठीक है। राजा के द्वारा अगर आप समझने की कोशिश करिए, बहुत सारे कार्य किए जाते थे जिसके थ्रू इक्तेदारी सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस को अपॉइंट किया जाता था सर, ठीक है। अब इसके फीचर्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि इट वाज नॉन हेरिडेटरी, इट वाज ट्रांसफरेबल सर, है ना, इट वाज ट्रांसफरेबल। इसके अंदर एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, वो है चेक्स एंड बैलेंसेस वर अपॉइंटेड बाय द किंग टू मेक श्योर दैट द इक्तेदार डज नॉट डिफॉल्ट, इक्तेदार डिफॉल्ट ना करे, या हम लोग कह सकते हैं कि इक्तेदार के ऊपर कंट्रोल किया जाए सर, किंग अपॉइंट, है ना, समझे नहीं समझे। तो आप लिख सकते हो कि बलबन के समय पे ये करने की शुरुआत होती है, और बलबन ने क्या किया कि अपॉइंटमेंट की ख्वाजा की सर। अब ख्वाजाज वर द ऑफिशियल्स एट दैट टाइम हु वर वर्किंग एज अकाउंटेंट इन इक्ता, तो ये लोग अकाउंटेंट का काम करते थे, और इक्तेदार की रेवेन्यू असेसमेंट का जो भी नॉलेज है वो सब कुछ बेसिकली आप देखोगे राजा को मिलता था। तो फिर जब राजस्थान की बात आई और आकाश का, मैंने उसको सवाल पूछा कि भाई कितना रुपए इस महीने का कलेक्शन हुआ, तो आकाश ने कहा कि सुल्तान 100 रुपए का कलेक्शन हुआ। फिर मैंने यहाँ पे ख्वाजा जी को पूछा, बोले ख्वाजा, मेरे ख्वाजा जरा बताइए कितना रुपए कलेक्शन आपको दिखाई रहा है, तो उसने कहा कि सर यहाँ 200 रुपए का कलेक्शन दिखाई दे रहा है सर, ठीक है, ये आपका इक्तेदार, ये जो मुक्ति है ये गलत बोल रहा है सर, ठीक है। अब मैं था बलबन सर, है ना, बलबन का तो आपको कहानी पता है। फिर मैंने आकाश को बुलाया अपने कोर्ट में, और आकाश को बुलाया, भरी सभा में सबको इकट्ठा किया, कहा कि रुको सर, है ना, फिर एक हंटर लिया सर, फिर हंटर लेके उसको पकड़ा, और यू नो दिस, है ना, क्या होता है फिर फटाक 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 सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो फिर आकाश के साथ ये हुआ सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो फ्लॉगिंग होता है, रुको मैं हंटर दिखाता हूँ आपको सर। ये रहा हंटर सर अपना सर, ठीक है ना। फिर फ्लॉगिंग होकर पकड़ के सर फटाक 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 सर, समझा आप, ठीक है। तो गॉट द पॉइंट ना सर, है ना, समझ में आया कि नहीं आया, फ्लॉगिंग बहुत भारी होगी सर, गेटिंग। तो कहानी क्या है सर, द स्टोरी गोज ऑन टू से कि ये तो कुछ नहीं है भाई, ये तो रेजिस्टेंस बैंड है, हंटर बंटर नहीं, उल्टा मत समझिएगा कुछ, है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो यू विल फाइंड कि द सुल्तान इज ट्राइंग टू क्रिएट चेक्स एंड बैलेंसेस, और ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस है जिसके थ्रू बेसिकली अकाउंटेंट्स के अपॉइंट करके सर, ठीक है, ये मुक्ति और वली या बेसिकली जो भी है इक्तेदार जो है कुछ गलत कर रहा है तो उसको पकड़ लिया जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। ये इक्तेदारी सिस्टम के अंतर्गत आप लिख सकते हो कि जो फर्दर डेवलपमेंट किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया सर, ठीक है, यही चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर सर। क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस के अंतर्गत इसने एक अलग से डिपार्टमेंट किया, दीवान ए बेसिकली रियासत सर, गेटिंग पॉइंट, है ना सर, या दीवान वजीरत, सॉरी माय बैड। ये दीवान वजीरत जो थी, इट वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएटेड, ख्वाजा को सैलरी सुल्तान देता था, यस ऑब्वियस था, सुल्तान देता था, इसके लिए तो चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट होंगे ना सर, गेटिंग पॉइंट। वरना तो पहले क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद द इक्तेदारी सिस्टम, है ना, बाय द टाइम ऑफ अलाउद्दीन अल्तुतमिश यू विल फाइंड इक्तेदार बिकेम वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग, समझे। एंड व्हेन द इक्तेदार बिकेम वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी कि रेबेलियंस माइट टेक प्लेस, है ना, समझे। तो चेक्स एंड बैलेंसेस में तो वही करना पड़ेगा ना सर, ठीक है। तो फिर वो डर रहता था ना, तो ये ठीक बात है, अच्छी बात है ना सर। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना, मैं अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर बात कर रहा था। अब क्या होता है, व्हाट हैपेंड विद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसका नाम था दीवान वजीरत। दीवान वजीरत ने रेवेन्यू असेसमेंट करवाना शुरू कर दिया सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ये जो रेवेन्यू असेसमेंट था, ये रेवेन्यू असेसमेंट के थ्रू भी आपको पहले से ही टारगेट पता चल जाएगा कि इस साल 100 रुपए की रेवेन्यू आने वाली है, सही की गलत सर, ठीक। और ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि अगर 90 रुपया है या 70 रुपया है या 40 रुपया है, मतलब ये है कि यहाँ पे इक्तेदार या वली जो है उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, सही की गलत, गेटिंग पॉइंट। तो इससे भी सिस्टम टाइट हुई, होगी कि नहीं होगी सर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो इक्ता देने की जो अथॉरिटी है उसको बहुत रिड्यूस कर दिया था सर, इक्ता को रिड्यूस किया था, और उसने तो कॉन्फिस्केट कर दिए थे बहुत सारे लोगों के इक्ता, याद आया कि नहीं आया सर, है ना। तो कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी में काफी लोगों की इसने इक्ता ले भी लिए थे सर, ठीक है। तो होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग सर, है ना, वी कम टू नो कि अंडर द इक्तेदारी सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी इज टेकिंग अवे द अथॉरिटी फ्रॉम द इक्तेदार एंड इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ आयरन हैंड ओवर द इक्ता सिस्टम, ठीक है। दो फायदा होंगे सर इससे, पहला फायदा ये होगा कि स्टेट को रेवेन्यू ठीक मिलेगी, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, उल्टा सिल्टा करेगा, जमीन आपके हाथ से चली जाएगी सर, ठीक है। धीरे 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 जब अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स फेल हो गए उसकी मृत्यु के बाद, तो जो नेक्स्ट इनफैक्ट राजा था वो कौन था सर, चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर ही आप याद करिए तो तुगलक डायनेस्टी आती है। अब तुगलक में ही इक्ता सिस्टम पूरी तरह से अब बर्बाद होने की कगार के ऊपर आ जाएगा। गयासुद्दीन बिन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक सर। और अगर आप इसमें याद करोगे गयासुद्दीन बिन तुगलक ने रिवर्सल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी पॉलिसीज किया था, याद आया कि नहीं आपको। ये रिवर्सल ऑफ पॉलिसीज के रूप में इसने इक्ता सिस्टम को इनडायरेक्टली रिवाइव तो करवाया, ऊपर से उसने कहा कि अगर आप एक्सेस पैसा कमा रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 10% और 20% सर, है ना। तो ही अलाउड एक्सेस एनहांसमेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द इक्तेदार्स, और कहा कि 10-20% तक ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर, गेटिंग पॉइंट ऑफ, है। अब ये सब चीजें गयासुद्दीन तुगलक के समय पे हुई तो इक्तेदार खुश हो गए। तो होता यह है कि यहाँ अपना गवर्नर बैठा हुआ था आकाश, जिसको मैंने कोड़े मारे थे अलाउद्दीन खिलजी के रूप में। अब आकाश हवा में आ गया, आकाश बोलता है कि अपन, है ना, आजकल पाँव जमीन पर नहीं रखते मेरे, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो गाना है ना सर, कभी देखा है तुमने मुझे उड़ते हुए, टिंग टुंग, गाना सुना कि नहीं सुना सर। एक्चुअली पुराने गाने क्यों सुनता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे कारवा है, सारे गामा कारवा, एंड माय पेरेंट्स आर रिटायर्ड सर, है ना। सो यू विल फाइंड कि माय मदर माय फादर दे हैव दिस हैबिट ऑफ लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स, है ना। एंड फिर हमारा भी बचपन वैसे ही वो पुराने, और वही हम भी वही एज ग्रुप तो उतनी नहीं है बट स्टिल सुनते आए हैं, ठीक।
मेरे को पुराने वाले ज़्यादा याद रहते हैं सर। नए रेडियो वीडियो पे सुनने का टाइम मिलता नहीं है, ट्रैवलिंग उतना होता नहीं है। बाकी का टाइम सिस्टम के सामने बैठे रहते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं सर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत टीवी में इधर-उधर दिख गया, यूट्यूब के ऊपर तो बात अलग है। चलिए सर, ठीक है। तो आकाश ने गाना गाया, आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं रहते मेरे सर, ठीक है। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के समय पे आकाश को मौज ही हो गई सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब सवाल ये हुआ कि गयासुद्दीन के बजाय मोहम्मद बिन तुगलक, अब ये तो पगला राजा था, मैंने आपको बताया था सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट ऑन। मोहम्मद बिन तुगलक ये कह रहा है कि यार ये इक़्तिदार बहुत गफला कर रहे हैं, ये इस प्रकार से गफला कर रहे हैं कि मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, ये गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। साथों साथ आप समझने की कोशिश करिए कि इक़्तिदार जिस तरह से मेरे सामने बगावत करने की कोशिश करिए तो प्रॉब्लम क्रिएट किया हो जाएगा सर, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि इनके जो रेवेन्यू कलेक्शन के जो पावर थे, वो ले लिए सर। ही टूक द रेवेन्यू कलेक्शन पावर ऑफ द इक़्तिदार। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बेसिकली जो लोकल आमिर हुआ करता था, आमिर वाज द ऑफिशियल जो रेवेन्यू का काम करता था इन द प्रोविंशियल लेवल, उसके हाथ में दे दिया, बोले तुम सब कलेक्ट करने का काम करो। तो इक़्तिदार यूं बैठे रहे, बोले अब क्या करेंगे सर, ठीक है। अब किसी इक़्तिदार ने कंप्लेन कर दी कि बोले सर रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगा तो हमारे नीचे आने वाले सैनिक है उसका सैलरी कौन देगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक कहता है चिंता मत करो मैं दे देता हूं सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट नॉट। तो यू विल फाइंड कि द ट्रूप्स अंडर द इक़्तिदार, ट्रूप्स अंडर इक़्तिदार जो मुक्ति के अंदर आने वाले जो ट्रूप्स हुआ, क्योंकि इक़्तिदार के अंदर में ही सोल्जर्स आते थे ना, तो यहाँ आकाश के अंदर में बहुत सारे सैनिक आते थे। आकाश ने कंप्लेन कर दी, बोले सर रेवेन्यू कलेक्शन हाथ से चला गया तो ये सैनिकों का सैलरी कौन देगा। तो मैंने कहा चिंता मत करो मैं दे देता हूँ, मैं मोहम्मद बिन तुगलक हूं सर, ठीक है। तो होता क्या है कि दे स्टार्टेड पेइंग डायरेक्टली पेड बाय द सुल्तान, गेटिंग अ पॉइंट। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर अंडर द इक़्ता सिस्टम देयर इज अ कंसीडरेबल चेंज। और होता यह है कि द सोल्जर्स दैट वर सपोज्ड टू बी पेड बाय द इक़्तिदार नाउ आर गेटिंग पेड बाय द सुल्तान हिमसेल्फ। दो चीजें होगी सर, पहली चीज ये होगी कि इक़्तिदार का कट गया। अब इक़्तिदार को करना क्या है, बोले कुछ नहीं, शोभान गांठिया जंबे हुए ट्रॉफी, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो इक़्तिदार की कहानी आपको दिखेगी कि इक़्तिदार काफी सारे बौखला जाते हैं, बोले ये क्या हो गया हमारे साथ सर, ठीक है। बोले हम करेंगे क्या है ना, रेवेन्यू का पावर चला गया, सैनिक हमारे अंडर में है पर हम सैलरी नहीं दे रहे तो हमसे लॉयल्टी नहीं होगी सर, माइट बी पॉसिबिलिटी है ना। सैनिक अब हमारी बात नहीं मानेंगे और सुल्तान तो पैसा दे रहा है सर, है ना, गेटिंग अ पॉइंट। सुल्तान की तरफ लॉयल्टी ज्यादा रह जाएगी सर। तो इक़्तिदार चुपचाप बैठा हुआ है, बोले ये तो गलत हो गया हमारे साथ सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। इसी बेसिस के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए, आमिर की अपॉइंटमेंट करने के बाद इक़्तिदार की जो अथॉरिटी है वो धीरे धीरे इसने हटाने की कोशिश की सर। और इसी बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने इक़्तिदारी सिस्टम का जो बचा कुचा जो पावर था वो भी अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। खैर वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वो बात अलग है सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट। अब बात आगे चलती है सर, है ना। इक़्तिदार की जो पूरी की पूरी सैलरी है वो धीरे-धीरे राजा करने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है। अब ये सब चीज़ें फिरोज़ शाह तुगलक को बहुत नड़ गई। नड़ने का मतलब है कि यू विल फाइंड कि फिरोज़ शाह तुगलक रियलाइज़्ड कि इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है सर, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो रिफॉर्म्स किए थे सर, है ना, उस सब के सब उसने उल्टे करवा दिए सर। उसने कहा कि यार ये गलत हो गया सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। एक काम करते हैं, मैं आपकी पॉलिसीज़ को रिवर्स करवाता हूँ सर, क्योंकि जितने भी कमांडर्स और ये सब थे ना सर, वो सब के सब बेसिकली नाराज़ हो गए थे। तो ही रिवर्स मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिसीज़। तो जब रिवर्सल ऑफ पॉलिसीज़ हो रहा है, इसी के कारण क्या हुआ, इक़्तिदार अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे। हमने देखा था कि बाय द टाइम ऑफ फिरोज़ शाह तुगलक ऑल द इक़्तिदार्स विल बी प्रोक्लेमिंग इंडिपेंडेंस। दक्कन, अवध, जौनपुर, गुजरात, मालवा, दिस वर ऑल द इक़्तास। ये सब के सब इनके प्रोविंसेस हुआ करते थे सर। एंड यू कम टू नो कि इन सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम करवा दिया, क्योंकि इनकी रेवेन्यू बढ़ाई गई, इनकी अथॉरिटी को फिर से रीइंस्टेट किया गया। इन्होंने बगावत के सुर आलापने शुरू कर दिए थे, बोले हम नहीं स्वीकारेंगे इस प्रकार का सेंट्रलाइजेशन, गेटिंग अ पॉइंट। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस बाय द एंड ऑफ द फिरोज शाह तुगलक वी कम टू नो कि द इक़्ता सिस्टम हैज लॉस्ट इट्स चार्म। एंड व्हेन इनिशियली इट वाज यूज्ड एज अ कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन, नाउ इक़्ता सिस्टम स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग इंडिपेंडेंस। तो होता ये है कि आफ्टर द फिरोज शाह तुगलक अंडर द इक़्ता सिस्टम व्हाट डू वी सी व्हेन द सैय्यद्स केम टू पावर एंड द लोदीज केम टू पावर, द इक़्तिदार स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग इंडिपेंडेंस। और यही इंडिपेंडेंस के चक्कर में सर ज्यादातर इक़्तिदारों के अंदर से ही नए राज्यों का निर्माण हुआ। पिक्चर समझ में आया कि नहीं आपको? एंड यू विल फाइंड कि लोदीज डिड नॉट ट्राई टू रीअसर्ट द सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि इक़्तिदारी सिस्टम तो ट्रांसफरेबल थी, इक़्तिदारी सिस्टम तो नॉन हेरिडेटरी थी। फिरोज शाह तुगलक के समय पे आप देखिए कि इक़्ता को हेरिडेटरी बनवाया गया। हमने पढ़ाया था सोल्जर्स को जब इक़्ता दिया जाता था लैंड ग्रांट्स के रूप में, ये इक़्ता बेचने की शुरुआत हो गई थी फिरोज शाह तुगलक पे, है ना। हमने आपको ये भी बताया था कि द इक़्ता वर बीइंग सोल्ड, है ना, एट द मार्केट। तो कोई आधे दाम पे खरीदता था और फिर 1/3 में बेच देता था, है ना। तो 1/4 पे खरीदता था और 1/3 पे बेचता था, ऐसी सब कहानी आपको मिलेगी सर। 25 रुपए में खरीदा और 35 में बेच दिया सर, है ना। तो ये सब स्टोरीज आपको यहाँ से दिख रही है सर। तो होता ये है कि द रेवेन्यू साइड गॉट चेंज्ड। और इक़्तिदार जब अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे तो होता ये है कि बाय द पीरियड ऑफ लोदीज वी विल नेवर फाइंड द वर्ड कॉल्ड एज इक़्ता डायरेक्टली एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको प्रोविंसेस के अंदर दो ही शब्द दिखेगा, सरकार और परगना, ठीक है। परगना इज नोन एज द ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड सरकार इज एक्चुअली द ब्लॉक और द तहसील लेवल यूनिट सर। सुबह इसके ऊपर आता था सर, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे इक़्ता सिस्टम के रूप में हमको पता चला कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और जिस इंटेंशन से इक़्ता सिस्टम लाया गया था वो सिस्टम पूरी तरह से बदल जाता है सर, गेटिंग अ पॉइंट। एंड देन यू विल फाइंड कि इक़्ता हेरिडेटरी हो जाता है, इक़्ता संतानों को दिया जा रहा था सर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक़्ता रिफॉर्म्स करने की कोशिश की थी, वो सब कुछ खत्म हो जाता है सर, ठीक है। एंड देन यू विल फाइंड कि द मुक्तीज, इक़्तिदार्स एंड द वलीज बिकम इंडिपेंडेंट एंड इक़्ता सिस्टम व्हिच एक्चुअली क्रिएटेड द एम्पायर फॉर दिल्ली सल्तनत रिजल्टेड फॉर द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दो धारी तलवार बनी। शासन ठीक होगा तो हमको पता चलेगा कि इक़्ता सिस्टम के कारण साम्राज्य निर्माण हुआ। अगर शासन या शासक बेकार रहा तो इक़्ता सिस्टम उसके पतन के पीछे रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, सरकारें हारती उसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर सरकार ब्यूरोक्रेसी को टाइट करके रखती है ना सर, काम करवाती है, बोले करना ही पड़ेगा, बोले सर ये फलाना है ढीमका है, बोले वो मैं नहीं जानता, आई नीड रिजल्ट्स। तो ब्यूरोक्रेसी को समझ में आ जाता है कि बाबू ये तो बलबन जैसा सुल्तान है सब, ठीक है। ऑप्शनल होता है ना हिस्ट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी काफी लोग। अब आप ब्यूरोक्रेसी पढ़ के या अभी बलबन को पढ़ के कल के आईएएस में जाओगे, 10-15 साल के बाद सचिव लेवल के ऊपर कहीं पहुंचोगे, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी सर, ठीक है। तो जब आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ चर्चा करोगे तो आपको सबके कैरेक्टर दिखेंगे, बोले अरे ये तो तुगलक है सर, ठीक है। तो बोले इसमें तो फिर वो नोबल्स वाली कहानी हो जाएगी ना सर। तो यू नो दैट ना कि भाई क्या होता है फिर आगे। चलिए, तो ये सब कहानी आपको पता चलेगी क्या क्या कहानी है, किस तरह से है, इक़्ता सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है सर, ठीक है। अब हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन सिस्टम। यूरोप में एक्चुअली क्या कहते हैं कि हेरिडिटरी सिस्टम थी फिefdom के अंदर सर, ठीक है। एंड इट वाज नॉन ट्रांसफरेबल। यूरोपियन सिस्टम में क्या थी कि इट वाज हेरिडिटरी, नॉन ट्रांसफरेबल। दूसरा था वो लॉर्ड वसाल रिलेशनशिप में वसाल्स स्टार्टिंग से ही पावरफुल थे सर, ठीक है।
वसाइल्स वर ओरिजिनली पावरफुल है ना, वसाइल्स को सबड्यू करके उनके अंडर में लाया गया था, फिफ्थ सिस्टम अगर आप देखिए यूरोपियन सिस्टम के थ्रू सर। वैसे यहाँ पे आपको ओरिजिनली तो क्या ऑफिशियल्स के रूप में इनको लाया गया था, एंड देन दे वर इनफैक्ट अपॉइंटेड इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन सर, समझे आप लोग, ठीक है। डाला हमने सर, चाबुक लाया था ना मैं अभी इसके लिए। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो आकाश को चाबुक पड़ा ना, फ्लॉगिंग हुआ ना, चलो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो क्या रेजिस्टेंस बैंड है, पूरा दिन बैठे बैठे थक जाते हैं तो थोड़ा हाथ पाँव घुमाने के लिए ठीक रहता है सर। सबको याद रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर क्या हुआ, किस प्रकार से चीजें चलती है सर, ठीक है। और कौन से सिस्टम निकल के आई सर इक्का सिस्टम के रूप में। दूसरी स्लेवरी सिस्टम थी, आपको पता होगा सर, ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि क्या कहानी है सर, है ना। इनके ऑफिशियल्स देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ स्लाइड में दिए हुए हैं। शिकदार मैंने आपको बताया जो इक्का के अंडर में कभी कभी आता था सर, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज है ना, इक्का और शिक सिस्टम को एक मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी अंडर में आते थे। ये सब ऑफिशियल से देख लीजिएगा, काजी उल ममलिक एंड काजी एंड अरीज ममलिक और वजीर, मैंने आपको बताया सबसे मेन था सर, ठीक। ये प्रीलिम्स में काम में आएंगे आपको, और कहीं पे नहीं आएंगे सर, ठीक है। खैर वापस आ जाते हैं इंस्टीट्यूशन के ऊपर। अब देखिए तीन चार चीजें आपको मिली इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से। पहली चीजें मिली प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी चीज अगर आप समझने की कोशिश करें आपको मिलती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरी आती है लैंड रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर सर। अब जहां तक मुझे याद है हमने इसको बहुत फुर्सत से पढ़ा हुआ है अलग अलग सुल्तानों के समय पे, मतलब इतना फुर्सत से पढ़ा की बात मत करिए, हर एक सुल्तान में तोड़ तोड़ के हर एक चीज पड़ी हुई है सर, ठीक है। अच्छा आप ये कह रहे हो कि सर ये फलाने लोग मुझे याद नहीं रहते सर, ठीक है। देखो सबको याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको उनको ही याद रखना है। इनिशियली कैसे किया जाता था श्रावणी, अब जैसे मैं राजा हूँ और मेरा खास है अभिजीत, तो अभिजीत को अपॉइंट कर दूंगा सर, ठीक है, बोले जाओ यू आर इक्तेदार ऑफ वेस्टर्न यूपी, खत्म हो गई कहानी। हो सकता है कि देयर विल बी अ पर्सन हु बिलोंग्स टू लोकल एरिया जिसने सुल्तान की कॉन्फिडेंस को जीता है सर, ठीक है, तो सुल्तान उसको इक्तेदार के रूप में अपॉइंट कर देगा सर, समझे आप, ठीक है। तो डिपेंड करेगा ना सर कि किस तरह से चीजें कहानी के रूप में चलती है सर, ठीक है। तो मेरिट सिस्टम नहीं, मेरिट सिस्टम था, देखो इक्तेदार में सुल्तान जैसे तैसे को अपॉइंट नहीं करता था, वो तो फिरोज शाह तुगलक और उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। मेरिट सिस्टम था सर इक्तेदार में, राजा जैसे तो राजा को भी पता है कि यार ये बंदा मेरे लिए लड़ने जा रहा है सर, है ना, ही इज फाइटिंग फॉर मी, ही इज ट्राइंग टू गेट मी मनी, है ना, तो व्हाई शुड आई अपॉइंट अ वीक पर्सन एज इक्तेदार। Discretion of Sultan was there, but Sultan also, Sultan दिमाग, मैंने बताया था कि the Delhi Sultanate did not have any kind of constitutional basis, neither it was working on a theocratic basis. The state of the Delhi state or the Sultanate, the state of the Sultanate depended on the state of Sultan. दिल्ली सल्तनत का जो आधार था या जो राज्य था वो सुल्तान के दिमागी आधार के ऊपर चलता था। और राजा मजबूत होगा, राजा बुद्धिशाली है, तो जैसे तैसे को थोड़ी इक्तेदार के रूप में अपॉइंट करेगा सर, ठीक। वो देखेगा कि भाई टर्किश नोबल है, मेरा काम का है, बगावत करने लायक है कि नहीं है, बोले पैसा कमाएगा, चलो 2 पैसा कमाएगा पर 10 रुपए अंदर देगा तो उसको अपॉइंट करेंगे सर। सुल्तान को पता होता है करप्शन करने वाला है, सुल्तान को पता होता है। सरकार में जब ट्रांसफर होती है ना तो काफी ऑफिशियल्स के ऊपर पहले से लांछन लगा होता है। तो अभी तो बीच में ये पीसीए कोर्स को लेके चर्चा हो रही थी सेकंड ईआरसी में कि भाई इनके अपॉइंटमेंट्स को लेके सिस्टम बनवाइए सर, ठीक है। और फिर जो दाग वाले ऑफिशियल्स हैं ना जिनके ऊपर ऑलरेडी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इनको फिर अच्छी पोजीशंस, मतलब जो पावरफुल पोजीशंस वहां पे अपॉइंट ना किया जाए सर। खैर तो सुल्तान को उस टाइम पे भी पता था कि भाई ये कैसे लोग हैं ना, क्या काम करने वाले हैं सर, ठीक है। और फिर इसके लिए फिर सुल्तान अपने दिमाग के अंदर जरूर से ध्यान रखेगा अपॉइंटमेंट करते समय। खैर तो आपको इतनी पॉइंट समझ में आई कि क्या क्या कहानी है, किस तरह से स्टोरी चलती है। अब इसमें तीसरा पार्ट आता है लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का और एग्रीकल्चर का, समझे। Sultan has its own policy towards everything. Then in any answer, how conclusion can be managed because some had taken good steps, some had not. तो वही है ना, तो सुल्तान was responsible for the state of Delhi Sultanate. The state of Sultan decided the state of Delhi Sultanate. वही तो बताया मैंने आपको यार, एक लाइन में तो पूरा दिल्ली सल्तनत को मैंने कंक्लूड कर दिया सर। The state of Sultan decided the state of Delhi Sultanate. बस खत्म हो गई कहानी। ऐसे तो क्वेश्चन निकालेगा सर यूपीएससी, तो आजकल जिस हिसाब से उसका ट्रेंड चल रहा है ना, ओपन एंडेड बोले करो, इंटरप्रेट अपने हिसाब से। हम भी देखते हैं कि तुम सुल्तान को कितना समझे हो, रेदर देन मगिंग ऑफ द फैक्ट्स कि फलाने दिन उसने मलिक बकबक को मारा और उस दिन अशीफ खान को मारा और फलाने दिन ये किया। नो, यू गिव अस द डिटेल्स अबाउट हाउ थिंग्स टुक प्लेस एंड हाउ सुल्तान वर्कड अकॉर्डिंगली। खैर तो इतनी पॉइंट समझ में आई। अब इसमें ना एक स्लेवरी सिस्टम है, बट आई गेस स्लेवरी सिस्टम के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है सर, ठीक है ना। स्लेव्स एज अ इंस्टीट्यूशन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था सर, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे सर। स्लेवरी सिस्टम के ऊपर हो सकते थे इक्तेदार ही बेसिकली गवर्नेंस के रूप में काम करते थे। इक्तेदार मुक्ति या वली एक ही है, कभी मुक्ति शब्द दिखेगा कभी वली दिखेगा, डोंट गेट कंफ्यूज, देयर आर मल्टीपल वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड, समझ आप लोग, ठीक है। स्लेवरी सिस्टम के ऊपर याद रहेगा, द स्लेव्स वर द एम्पायर बिल्डर्स एंड द स्लेव रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। गुलामों ने ही साम्राज्य का निर्माण कराया, यही गुलाम उसका पतन करवाते। फिरोज शाह तुगलक के 1.5 लाख गुलाम थे, 1,80,000, उसमें 40,000 गुलाम तो उसके रॉयल वहां पे रहते थे, उसके पैलेस के पास ही सर, ठीक है। एंड देन यू विल फाइंड कि उन्होंने बगावत करवा दी, बोले हम नहीं मानेंगे सर, ठीक है। एंड देन यू विल फाइंड कि इट लेड टू डिक्लाइन, हमने पढ़ा हुआ है सर, समझे आप लोग, ठीक है। स्लेव्स और नोबल्स के बीच में होगा, क्यों नहीं होगा सर। कुछ स्लेव्स नोबल्स के रूप में काम कर रहे थे, देयर वर सर्टेन स्लेव्स वर्किंग एज नोबल्स, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल-तुतमश, ये सब नोबल्स स्लेव्स के रूप में भी थे सर। आफ्टर दैट सम स्लेव्स वर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द नोबिलिटी, दे वर परचेज्ड फ्रॉम मार्केट। कुछ गुलाम ऐसे थे जो नोबिलिटी के कभी पार्ट नहीं थे, बाजार में से खरीद के लेके आए थे इनको। अब नोबिलिटी को ऐसा था कि सुल्तान के बाद मैं नेक्स्ट आऊंगा, पर कोई गुलाम बाजार से खरीदा हुआ व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो अचानक ही नायब बन गया, नोबल्स को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, बोले हम यहाँ पे घिसवा रहे हैं इतने सालों से, समझे नहीं समझे। और यहाँ देखिए नायब बन के कल क्या आए हुए, गेटिंग ऑफ, देन व्हाट विल हैपन सर, नोबिलिटी विल नॉट लाइक इट। समझने की बात है ना, स्लेव नोबिलिटी की नोबिलिटी की अलग कहानी है ना। स्लेव दोनों प्रकार से थे, कुछ स्लेव्स नोबल्स के रूप में काम कर रहे थे इन द अर्ली पार्ट, टर्की स्लेव्स थे वही नोबल्स के रूप में भी थे। फिर धीरे धीरे जब एक्सपेंशन हुआ तो फिरोज शाह तुगलक ने तो नोबल्स को खरीदने के लिए, ये क्या, गुलामों को खरीदने के लिए ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था, बोले जाओ जहां पे भी जाओ वहां से गुलाम लेके आओ, क्योंकि उसको इकोनॉमी चलवानी थी। उसमें से कुछ गुलाम राजा के बहुत करीब आ गए, गुलाम ने कहा भी सही मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। राजा कहता है कि नहीं मैं बर्बाद होना चाहता हूं, देन यू सॉ व्हाट हैपेंड सर, समझे, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट है ना, कि गुलामी प्रथा ने राजा को बर्बाद करवाया सर। चलो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हां सर, तो स्लेवरी सिस्टम आई गेस वी हैव स्टडीड सर, है ना।
मतलब मुझे लगता नहीं है कि मैं इसके ऊपर आधा घंटा भी बोलूं, क्योंकि मैंने आगे क्लासेस में बहुत बोला हुआ है सर, ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट पॉइंट ऑफ व्यू सर। अब थोड़ा इकोनॉमी साइड चले जाते हैं, तो फिर मोटे-मोटे तौर देखो मैंने बाय द वे स्लेवरी सिस्टम को यहाँ डाला हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ स्लाइड्स में से पढ़ सकते हो सर, ठीक है। स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन आप पकड़िए सर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्लेव्स को गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता था, स्लेव्स को मिलिट्री सर्विसेज में अपॉइंट किया जाता था, स्पेशल स्लेव उनको बंदगा कहते थे, इसके लिए दीवाने बंदगा बनाने की कोशिश की गई। इनफैक्ट स्लेव्स को बच्चों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सर, ठीक है। बोला गया है कि भाई आप अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करिए स्लेव्स को सर, ठीक है, जो इनको पॉलिटिकल ऑफिस दी जाती थी, और बेसिकली ये धीरे-धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देंगे सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ पॉइंट, तो वी हैड डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट्स पिछले क्लासेस के अंदर सर, ठीक है। ये जितने भी नए सुल्तान थे, खास करके कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, ये सब के सब गुलाम के रूप में कार्य कर रहे हैं सर, ठीक है। और इन्होंने अपने आप को एक सुल्तान के रूप में एस्टैब्लिशमेंट करवाने की कोशिश की सर। खलजी और तुगलक के समय पे स्लेवरी सिस्टम के अंदर बदलाव आया, क्योंकि खलजीज और तुगलक ने ही बाहर से भी गुलामों को उठाना शुरू कर दिया, और टर्किश स्लेवरी सिस्टम या टर्किश नोबिलिटी से स्लेव्स नहीं आते थे, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि पर्सन्स बिलोंगिंग टू हम्बल ओरिजिन वर गिवन हाई पॉलिटिकल पोजीशंस, दे वर गिवन जनरल्स एंड गवर्नर्स, और इसके कारण फिर ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ओल्ड नोबिलिटी मतलब टर्किश नोबिलिटी, न्यू नोबिलिटी मतलब जो नए गुलाम आए थे ये लोग, और फिर उसके कारण इनके यहाँ पे संघर्ष होने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ पॉइंट, तो यू विल फाइंड कि देयर वर मेनी पीपल हु क्रिटिसाइज दिस पॉइंट, है ना, बोले ये कैसे हो गया, ये किसने किस तरह से अपना अपॉइंट किया सर, ठीक है। अब मोहम्मद तुगलक ने कैसे-कैसे लोगों को स्लेव्स को अपॉइंट किया है सर, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमर अ वाइन डिस्टिलर, है ना, तो ये बनाता था सर अपना, समझे आप लोग, ठीक है। फिरोज हजाम बार्बर एंड मंक तबा अ कुक एंड टू गार्डनर्स लदा एंड पीला टू द हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। गेटिंग ऑफ। अब बाटली बॉय को आपने कहीं पे और अपॉइंट कर दिया, तो पुराने नोबल्स को तो बुरा लगेगा ना, जो टर्किश ओरिजिन वाले हैं, जिनके पास एक्सक्लूसिविटी थी, बोले कल उठ के हमको दारू पिलाने वाला बंदा आज हमारा मंत्री बन गया है। सुल्तान ऐसा कैसा, सुल्तान कहता है कि मैं डिसाइड करूंगा ना सर, ठीक है, क्या कहानी है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो बरानी क्रिटिसाइज करता है ना, बोले ये बेकार के लोगों को अपॉइंट करवा के ये सब गैर मजहबी काम कर रहा है राजा हमारा, ठीक है। तो उनका तो वही कहानी आपको मिलेगी ना सर, ठीक है, समझे। तो इससे दो तीन चीजें पता चलती है सर, ठीक है, आप समझिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मतलब ये है कि डिस्टिलेशन एज अ इंडस्ट्री इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था सर, और ये डिस्टिलेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी मात्रा में निकल के आया। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द दिल्ली सल्तनत में, एक्चुअली भारत में पहले फर्मेंटेशन होता था, मतलब ड्रिंक बनाने के लिए। डिस्टिलेशन बहुत ही रेयर केस में हमको एविडेंसेस मिले, तक्षशिला में कुछ रीजन मिले थे, बट एंशिएंट इंडिया में डिस्टिलेशन बेस्ड ड्रिंक नहीं बनते थे, बने होंगे तो बहुत रेयर थे। बट दिल्ली सल्तनत के समय तक आते थे डिस्टिलेशन एज एन इंडस्ट्री स्टार्टेड डेवलप। और इसमें आप देखिए कि डिस्टिलेशन के लोग जो थे, जो ऐसी भारी-भारी चीजें बनवाया करते थे सर, ठीक है। तो राजा को खुश कर गए, और राजा ने उनको हाई पोजीशन के ऊपर अपॉइंट कर दिया, बोले तू मेरा भाई है सर, ठीक है। मलिक याकूब को याद करिए, है ना, तो याकूब का केस आपको पता होगा, अमीर याकूब बना दिया गया सर, हबशी था वो, तो ही बिलोंग टू द इथियोपियन ओरिजिन सर, है ना, ही वाज अफ्रीकन गाय सर, है ना। उसका स्किन कलर भी सेंट्रल एशियन जैसा नहीं था। एक्चुअली टर्किश नोबिलिटी को ये बहुत था कि भाई हम सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं ना सर, तो उनका स्किन टोन थोड़ा अलग था सर, है ना, देखने में थोड़े अलग दिखते थे सर। वो अफ्रीकन ओरिजिन का बंदा कहाँ सेंट्रल एशियन के साथ मैच कर पाएगा, जेनेटिकली भी आप देखिए सर। यहाँ ये आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान थे सर, गेटिंग अबाउट। और ये वाइन इंडस्ट्री का बादशाह सर, है ना। नोबल्स को पसंद आएगा कि यार बाटली बॉय को तुमने मंत्री बना दिया सर। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाटली बॉय की, तो बाटली बॉय कहाँ है, इनकी बाटली को बंद करवा दिया था सर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत दिखती है सर, है ना। तो स्लेवरी सिस्टम के कारण निकला है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पर ये तो कुछ स्लाइड्स में आपको मैंने बताया कि क्या कहानी रहती है। खैर, तो ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड थी। आई गेस वी हैव गिवन इनफ जस्टिस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। नाउ लेट अस गो टू द इकोनॉमी साइड, है ना, दिल्ली सल्तनत सर, ठीक है। तो अब इकोनॉमी में चले जाते हैं और कल्चरल साइड में चले जाते हैं सर, ठीक है। तो फाइनल पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो मोस्टली कल और परसों तक तो हो जाना चाहिए। कल लास्ट क्लास है अपना, नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन है हमारा, परसों है, थर्सडे को नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आई एम नॉट देयर। अगेन ऑन संडे वी आर हैविंग अ क्लास, है ना। तो ये वीकेंड थोड़ा जंबल हुआ है, तो क्योंकि ट्रैवलिंग समवेयर सर, ठीक है ना, तो इसके लिए आगे पीछे बीच में हम लोग को गैप रखना पड़ेगा सर, ठीक है ना। चलिए, हाँ ट्यूसडे को तो है ना सर, हाँ तो मतलब आज है, कल है और परसों है। गुरुवार को नहीं है, शुक्रवार को नहीं है, शनिवार को नहीं है, संडे आई एम कमिंग बैक, ओके। तो संडे द क्लास इज ऑन टाइम, ओके। संडे को सुबह 8 बजे अपन गाड़ी चला देंगे। लेट होगा तो लेट बाय लेट मैं दोपहर के बाद करवा दूंगा सर, ठीक है। अगर लास्ट रिजॉर्ट में ऐसा लगा कि आई एम नॉट एबल टू रीच बैक टू अहमदाबाद सर, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आई माइट डिले दैट, बट नहीं हो पाएगा। जनरली मैं लेट नाइट भी आ जाता हूं, तो फिर सुबह तो गाड़ी अपनी चल जाती है सर, ठीक है। चलिए, नहीं यार, वो साइकिल बिगाड़ने का नहीं सर, ठीक है। यू शुड नॉट ब्रेक द साइकिल। मैं ट्रैवलिंग कर रहा था ना, अब ट्रैवलिंग में क्या होता है कि एक कंसेप्ट आता है जेट लैग का सर, वो पहले समझ में नहीं आता, मेरे घर पे कोई आता था बाहर से, आई यूज्ड टू फील, मैंने बोला ये क्या नाटक कर रहा है, ठीक है। फिर जब आप ट्रैवल करके आते हो ना टाइम जोन बदल के, देन यू सडनली फील यार ये क्या हो गया सर। तो इनिशियली मैं सो जाता था। अब और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि वी आर सपोज्ड टू फॉलो द इंटरनेशनल टाइम, हमारी फ्लाइट्स इंटरनेशनल फ्लाइट ज़्यादातर सब रात की चलती है, वहाँ दिन होगा यहाँ रात होगा, उस हिसाब से। और कभी-कभी आप यूरोप ट्रैवल करोगे ना सर, तो आप अपने दिन यहाँ अर्ली मॉर्निंग से ट्रैवल करोगे सर, ठीक है। मतलब यू विल गेट सम काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट इन द फ्लाइट, है ना। अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे की, 3 बजे की फ्लाइट होगी, 1 आध घंटे में आपको ब्रेकफास्ट देंगे। फिर आप मिडल ईस्ट पहुंचोगे हॉल्ट के अंदर, वहाँ फिर से वहाँ मॉर्निंग होती है, क्योंकि हमसे 2-3 घंटे पीछे चलते हैं ये लोग, ठीक है ना, गेटिंग अप। फिर यू विल फाइंड कि बीच में गैप आ गई, आपको फिर से ब्रेकफास्ट मिला। उसके बाद आप फिर से यूरोप की तरफ गए, वो आपसे 4-5 घंटे पीछे, वहाँ फिर से मॉर्निंग हुई, समझे। तो एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने 4 बार कंसेक्यूटिव ब्रेकफास्ट ही खा रहा हूँ। मैंने बोला ये क्या हो रहा है सर, ठीक है, क्योंकि हम आगे वी आर लिविंग इन द ईस्टर्न साइड, आई एम गोइंग टू द वेस्ट, ओके। तो 4 बार कंसेक्यूटिव ब्रेकफास्ट, 10 12 12 13 घंटा था, मतलब बीच में लेओवर था। मैं बोला है क्या रहा है यार, मैं सुबह से सनराइज ही देखे जा रहा हूँ सर, ठीक है। मैंने 2 बार तो सनराइज देख लिया था सर खिड़की से, मैंने बोला अच्छा अभी भी सनराइज हो रहा है। फिर उतरा, फिर थोड़ी देर के बाद 1 घंटे बाद दूसरी फ्लाइट ली ट्रांजिट में, फिर मैं अभी भी सनराइज हो रहा है सर, ठीक है। मेरा बाजू वाला बौखला गया, वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, बोला आशु थाई से, मैं ढेरों खाना बनाऊंगी, जाओ नाश्ता आपसे खा जाओ। वो वेजिटेरियन वाला था, बोले आडू आडू नहीं खाओ ना भाई खाना सर, ठीक है। बोला कहानी है। तो फिर वापस आता था ना व्हेन टू कम बैक, तो वापस आने के बाद पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी और फिर मैं सो जाता था। फिर मैंने उसके बाद पूरी सिस्टम बदल दी। मैंने क्योंकि वापस आओगे अर्ली मॉर्निंग ही उतरोगे, क्योंकि वही फ्लाइट वापस लेके जाएगी। 3-4 बजे 5 बजे आप उतरते हो, 6 बजे उतरते हो कभी-कभी। निकलते घर पे पहुंचते 5-6-7 बज जाते। देन आई नेवर यूज्ड टू स्लीप फॉर होल डे। पूरा दिन मैं जगता था। पूरा दिन जगोगे और फिर शाम को 7-8 बजे सो जाओ, तो क्या वो पूरा एनर्जी आपको जेट लैग वाला कांसेप्ट है ना, वो लागू नहीं होगा सर। तो थोड़ा चल जाता है। चलिए, तो ट्रैवलिंग बॉलिंग चलता रहता है सर, ठीक है। तो कहानी क्या है, मैं एग्रीकल्चर रेवेन्यू के बारे में बता रहा था कि अब इसकी इकोनॉमी के ऊपर चले जाते हैं सर, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत को कहा गया है कि थर्ड अर्बनाइजेशन हुआ, और बिकॉज थर्ड अर्बनाइजेशन हो उसके पीछे का कारण था कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है।
अब दिल्ली सल्तनत में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसका डेवलपमेंट है, वो हमने अलग अलग सुल्तानों के पीरियड में देख लिया है। देखा कि नहीं देखा है सर? इसमें किसी को शक, क्रोनोलॉजी में किसी को शक हो तो बता दीजिए सर, है ना, 2 मिनट आपको रिवाइज करवा देता हूँ सर, ठीक है? रिवाइज मतलब बोल दूंगा कि उस दिन वो लेक्चर देख लीजिएगा सर। अब जो नए आए हैं उनको ये होगा कि सर क्या बातें हो रही है, बट वी आर डूइंग इन अ कनेक्शन, समझे? और नए विद्यार्थियों के साथ फिर मैं वही कहूंगा कि भाई आप पुराना देखिए सर, है ना, तो क्योंकि वी आर डूइंग इन अ लिंकेजेस, ओके? हिस्ट्री इज नॉट टू बी सपोज टू बी स्टडीड इन वैक्यूम सर, है ना? हिस्ट्री को कभी वैक्यूम में पढ़ा नहीं जा सकता सर, ठीक है ना, समझे? अब बेटा ब्रीफ करने के समय में भी 1 घंटा निकल जाएगा सर, ठीक है, समझे? पर चलिए एक काम करते हैं, ये प्रश्न के थ्रू रिवाइज करवा देते हैं। मौसमी कह रहे हैं कि सर ब्रीफ कर दीजिए, तो थोड़ा एक प्रश्न के थ्रू रिवाइज करते हैं कि डिलीनिएट द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। सल्तनत काल में कृषि की व्यवस्था का चित्रण कीजिए सर। ये कृषि व्यवस्था क्या हुआ करती थी? अब चित्रण करने की बात की गई है सर, इसका चित्र रजू करिए, समझ में? अब चित्र कौन रजू करेगा? पेंटर। उस टाइम पे पेंटर तो थे नहीं सर, समझ नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आपको? तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि कौन लिखेगा, ऑथर्स। अब खासियत क्या है कि बरानी, आमिर खुसरो या बाकी सारे ऑथर्स को आप देख लीजिए सर, है ना, मिनाज है या हसन है, ये सब के सब तो बेसिकली पॉलिटिकल इवेंट्स लिखने में बिजी थे, तो दे वर बिजी इन राइटिंग पॉलिटिकल इवेंट्स। बोले आज राजा इधर हुआ ना, आज उधर आक्रमण किया ना, कल रजिया के सामने बगावत हो गई ना, गुंडों में फंस गए ना, ऑल दिस थिंग्स। तो विल राइट अबाउट द इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। So what do we see? We see the foreign authors writing about the status of agriculture in Delhi Sultanate. You will find the foreign authors and the local literature will be compiled during this period. समझे? And you will see the foreign authors like Marco Polo. You will find Ibn Battuta, महुआन पता है 15th सेंचुरी की शुरुआत में बंगाल में आया था, चिटगांव, और फिर उसके बाद कंबा तक चक्कर मारता है सर, ठीक है? सो यू विल फाइंड कि इनके द्वारा लिखा गया है। दूसरा आप देखोगे तो अब्रम्स लिटरेचर में जो वर्नाक्युलर लिटरेचर है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत कहानी लिखी गई है सर, ठीक है ना? तो इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं किया है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये क्या लिखता है इकोनॉमी, क्योंकि ये चाइना से आया है, चाइनीज ट्रैवलर बाय द महुआन, ठीक है? ये चिटगांव की तरफ आता है, चिटगांव से फिर बंगाल से फिर गुजरात की तरफ कैम्बे के बारे में लिखेगा सर, ठीक है? तो थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि लोकल ऑथर्स ने तो पॉलिटिकल इवेंट ज़्यादा लिखे, बट इनके यहाँ पे जो स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर था इसमें 2 चीज़ें लिखेंगे सर, ठीक है? तो एग्रीकल्चर में आपको 3-4 चीज़ें या 2-3 चीज़ें मेन पता होनी चाहिए सर। पहली एग्रीकल्चर में इनफैक्ट है ना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर एंड द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, हु मेंशंस व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज वर इंप्लीमेंटेड बाय द किंग, व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स वर टेकन प्लेस। थर्ड थिंग इज कि व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू एट दैट टाइम, और इसका प्रोग्रेस क्या रहा है। अब देखिए 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे आपको, एग्रीकल्चर का एक अलग से प्रश्न है और लैंड रेवेन्यू का अलग से प्रश्न है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि एक बार जो प्रश्न पूछा है वो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूछा है, यहाँ पे सर दिख रहा है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये दिखा ना सर, जुडिशरी के साथ मिक्स करके, और एक पूछा है स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में पूछा है सर, ठीक है? तो यू शुड क्लासिफाई दिस पॉइंट, है ना, कि डोंट कंसीडर दिस थिंग एज सेम। एग्रीकल्चर पूछा तो एग्रीकल्चर सेंट्रिक डेवलपमेंट लिखोगे, और लैंड रेवेन्यू पूछा तो लैंड रेवेन्यू सेंट्रिक पूछोगे सर, ठीक है? इनफैक्ट कभी कभी प्रश्न नॉन एग्रीकल्चर सेंट्रिक भी इसमें डाले हुए हैं सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है? तो आपको पहले थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करवा देते हैं और फिर देन वी कैन सी द लैंड रेवेन्यू सिस्टम एज वेल, इसका प्रोग्रेस क्या हुआ, किस तरह से क्या हुआ सर। एग्रीकल्चर के बारे में लिखोगे तो आप लिखने की कोशिश करोगे कि राजाओं ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया। लैंड रेवेन्यू के अंदर लिखोगे तो फिर उसने पॉलिसी लेवल के ऊपर क्या काम किया, घराई चराई सिस्टम है या बेसिकली काइंड ऑफ पकड़ने की कोशिश करिए कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू राजा ने टैक्सेस किस प्रकार से लिए थे, कहाँ पे रियासत देने की बात कर रहा है सर, मेरी पॉइंट है ना, समझे नहीं समझे? तो 3-4 पॉइंट्स इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि एग्रीकल्चर सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को दोनों को मर्ज करेंगे और आखिर में फिर एग्रीकल्चर के स्टेटस के ऊपर थोड़ा बहुत कंपाइल करेंगे सर, ठीक है? तो फिर से याद कर देते हैं कि दिल्ली सल्तनत में लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स, और लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स, तो राजा को ये भी पता है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करवाने की आवश्यकता है, और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे स्टेट को रेवेन्यू नहीं लेके आ सकते, सही गलत सर? इसके लिए राजा ने 3 प्रकार की जमीनों को पहले क्लासिफाई किया था। एग्रीकल्चर के ऊपर आता हूं, पहले रेवेन्यू साइड देख लीजिए सर, है ना? इसमें एक तो इक्का सिस्टम थी जिसके थ्रू रेवेन्यू आती थी राजा को, सही की गलत? दूसरी थी खालिसा सिस्टम, जहां से सीधी रेवेन्यू राजा के पास मिल जाती थी, वहां पे आमिर को अपॉइंट किया जाता था। खालिसा वाज अ लैंड जो सीधी राजा की तिजोरी में पैसा जाता था। तीसरी थी इनाम या वक्फ की जमीन कहते हैं, ये जो वक्फ की जमीन हुआ करती थी, इनाम की लैंड हुआ करती थी, ये बेसिकली डोनेशन के रूप में दी जाती थी रिलीजियस स्कॉलर्स को सर, है ना? तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर ये 3 चीजें थे, इसके थ्रू एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करवाने की कोशिश की जाती थी, ठीक है ना? यू विल फाइंड कि ये जो अमीर हुआ करते थे ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे जो सीधा-सीधा राजा को पैसे-वैसे जमा करवाने की बात करवा रहे हैं, ठीक है? तो होता क्या है कि इन द अर्ली पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर, पहले दोनों को साथ में देखते हैं, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर को कैटेगराइज करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हुआ सल्तनत के समय पे सर, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि लैंड को क्लासिफाई किया गया, अल्तुतमिश ने इक्का सिस्टम, खालिसा सिस्टम और इनाम की लैंड देने की शुरुआत की थी। ये सबसे फेज 1 था जो स्लेव डायनेस्टी के समय पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और लैंड रेवेन्यू का डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलपमेंट अंडर द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना? तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज द मेन गोल एंड लैंड रेवेन्यू उसके साथ एक अलाइड गोल के रूप में आपको यहाँ जुड़ा हुआ दिख जाएगा सर, ठीक है? उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे हमने देखा था कि उसने सबकी जमीन ले ली। उसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टैक्सेस किए, लैंड रेवेन्यू को 50% बढ़ा दिया, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर, ठीक है? एंड यू विल फाइंड कि उसने ये भी ध्यान रखा कि किसी की जमीन एनहांस करनी है तो सालाना 10% से ज्यादा लैंड एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर किसी को चैरिटी में भी दे रहे हैं या कोई किसी को इक्ता के रूप में भी दे रहे हैं तो इट शुड नॉट बी एक्सपेंडेड मोर देन 10%, क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं इसका ग्रोथ ज्यादा कर दोगे, काइंड ऑफ, है ना, आप कंपाउंड ग्रोथ कर दोगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा, तो राजा के अगेंस्ट में विद्रोह होने की शक्यता है सर, ठीक है? देन वी सी कि यही लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे भी चलती हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक ने बेसिकली जब स्टेट को डिमांड बढ़ा दी तो उसके कारण बहुत सारे रिबेलियंस हुए। दोआब में हमने देखा था, याद आया कि नहीं आपको सर, ठीक? उसके कारण कंट्रोवर्सी भी हमने देखा था कि ये दोआब के अंदर जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसमें बरानी झूठा है। झूठा क्यों है? क्योंकि वो 3 अलग-अलग इवेंट्स को इकट्ठा करके क्लब करके लिख दे रहा है। वी हैड सीन ना सर, बरानी के जो ऑब्जर्वेशन थे दे वर नॉट करेक्ट, है ना? अलग से स्पेसिफिकली हमने देखे हुए सर, ठीक? इसने एक चीज की एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को लेके, वो है टक्कावी को इंट्रोड्यूस किया। टक्कावी वर द लोन्स, मॉडल फार्म बनाया था पर वो भी फेल हो गया था, हमने पढ़ा था ये। आखिर में उसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसका नाम था दीवान-ए-कोही।
कि दीवाने कोही के थ्रू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करवाने की कोशिश कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है। प्रॉब्लम ये हुआ कि बाय द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक उसने बेसिकली पूरी की पूरी सिस्टम को बदल दिया। उसने टकावी को कैंसिल करवाया क्योंकि उसमें करप्शन बहुत हो रहा था। हमने बताया था 70 लाख टंका, 70 लाख टंकास एट द टाइम सर, है ना, वर गिवन टू द मॉडल फार्म, है ना। तो उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ होगा वही जाने सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। एंड इसने बेसिकली काफी सारे लॉस को पास किया जिसके थ्रू एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने की भी कोशिश कर रहा है और ओवरऑल रेवेन्यू सिस्टम को भी बदल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नोबल्स, उलेमास, तो उलेमास ने कहा कि बेटा जो गैर इस्लामी वो सब कानून आपको हटाने पड़ेंगे, तो टैक्स भी हटाए। बट यू विल फाइंड कि इसने एग्रीकल्चर को लेके 2-3 प्रकार के टैक्सेस चालू रखे। जैसे एक तो था खरच, खरच बेसिकली जो एग्रीकल्चर के ऊपर लैंड टैक्स लिया जाता था, जो राजा के खजाने में जाता था सर, ठीक है, खालिसा के असेसमेंट। दूसरा था आपका इरिगेशन टैक्स, जहाँ-जहाँ राजा ने कैनाल बनवाए थे, वहाँ 10% चार्ज लिया करता था सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। सो यू विल फाइंड कि इसने खालिसा की लैंड जो है, खालिसा की लैंड मतलब जो अपने अंडर में आने वाली लैंड है, सुल्तान के अंदर में आने वाली, वहाँ पे उसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करवाए और उसने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए कि बहुत सारी चीजें बदल जाती है सर, ठीक है। गराई एंड चराई फिरोज शाह तुगलक के समय तक आ जाते हैं, खत्म करवा दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन सर कि द गराई एंड चराई वर इवेंचुअली वाइप्ड आउट सर, तो उसके कारण ये आपको चीजें दिखेगी। फिरोज शाह तुगलक ने एग्रीकल्चर को रेवेन्यू को एनहांस करने के लिए कैनाल्स को बनाया। हमने देखा था 5 टोटल अलग-अलग कैनाल्स बनाई जाती हैं। उसने प्लांटेशन एग्रीकल्चर को पुश किया, शुगरकेन एग्रीकल्चर को डेवलप करवाने की कोशिश करवा रहा है सर, क्योंकि उसको पता है वहाँ से रेवेन्यू आएगी कैश क्रॉप्स के रूप में। तो ये दोनों की दोनों डेवलपमेंट आपको फिरोज शाह तुगलक के समय पे दिखेंगे सर, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब हम लोग इनफैक्ट ओवरऑल एग्रीकल्चर को देखते हैं, लैंड रेवेन्यू को देखते हैं, तो दिल्ली सल्तनत के वहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था? व्हाट वाज़ द प्रॉब्लम इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम? तो आपको उसकी क्रिटिसिज्म आएगी सर, है ना। एग्रीकल्चर सेंट्रिक जो रिफॉर्म्स है उसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर क्रिटिसिज्म आपको पूछेगा और आपको यहाँ पे भी यही पूछा गया था कि भाई डिस्कस ऑन द नेचर, ये है ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो आप लिखोगे कि अलग-अलग राजाओं ने अलग-अलग प्रकार की लैंड रेवेन्यू लेने की कोशिश की और लैंड से प्राइमरी सोर्स से पैसा कमाने की कोशिश की, बट दे हैड सम इनहेरेंट स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। ये जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है आपको यहाँ से हाइलाइट करना है सर, ठीक है। आप लिखोगे कि दिल्ली सल्तनत में लैंड रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू राजा ने बेसिकली जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू को फिक्स नहीं कर पाया था, ठीक है। कभी-कभी कोई राजा 50% लैंड रेवेन्यू भी लेता था, कभी-कभी कोई राजा 10-20% भी लेता था, कोई-कोई राजा 1/6 ले लेता था। 1/6 का मतलब है 16-17% के आसपास सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। क्यों है ये? क्योंकि देयर वाज़ नो क्लैरिटी बेस्ड ऑन द किंग। आज की तारीख में आप देखिए कि लैंड के ऊपर रेवेन्यू ली नहीं जाती है। एग्रीकल्चर टैक्स इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, है ना, समझे। और बीच में ये गुलाटी साहब का एक कमीशन था, मतलब गुलाटी साहब का एक रिसर्च पेपर था। गुलाटी साहब आपको पता है ना सर, ठीक है, ये नीति आयोग में मेंबर है। एग्रीकल्चर के रिसर्च पेपर उनके आते रहते हैं। तो ये अशोक गुलाटी बाय द वे सर, ठीक है। उनके देखिएगा सर, तो उनका एक पेपर मैं देख रहा था बीच में, उन्होंने काफ़ी तर्क दिए थे कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स इंपोज करवाना चाहिए सर, ठीक है। फिर उसमें एक चीज़ लिखा था कि द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। और स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि अगर किसानों के ऊपर टैक्स इंपोज किया, एग्रीकल्चर टैक्स, इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, मतलब सरकार गिर जाएगी सर, ठीक है ना। फिर दूसरे दिन फिर कहानी खत्म हो जाएगी, आपको फिर खुद धरना करना पड़ेगा। खैर, तो फिर ये पॉइंट था, बट उस टाइम पे लिया जा रहा था। बट उसमें यही था कि द स्केल ऑफ द लैंड रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड। So we can criticize the nature of the land revenue. The setup of the land revenue system was not fixed. It kept on varying from sultan to sultan, and because it kept on varying from sultan to sultan, we do get instances that the peasants did not get the stability that they wanted. Peasants को stability नहीं मिल पाती है सर, समझे आप लोग, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। आप टैक्स पॉलिसी के अंदर चेंज हर रोज लाते रहोगे तो व्यापार हो ही नहीं पाएगा। वही चीज यहाँ पे किसानों के साथ भी है सर, सही की गलत सर, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि टैक्स कलेक्शन की पद्धति जो थी, द सेटलमेंट टाइप्स, अब जैसे ब्रिटिश ने कहीं पे परमानेंट सेटलमेंट किया था, या पकड़ने की कोशिश करिए कि साउथ इंडिया में रैयत वाली लेके आए और कहीं पे महाल वाली लेके आए, वही प्रॉब्लम आपको यहाँ पे भी दिखेगी सर, ठीक है। द सेटलमेंट एग्रीमेंट्स वर डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल एरियाज। कहीं पे गांव वाले पैसे कलेक्ट किया करते थे, कहीं पे गांव का पटवारी होगा वो कलेक्ट करेगा, कहीं पे चौधरी खूट एंड मुकदम करेगा, कहीं पे इक्तेदार को अपॉइंट किया है, कहीं पे आमिर को अपॉइंट किया, बोला आमिर आएगा स्टेट ऑफिशियल, वो पैसा कलेक्ट करेगा, कहीं कहीं पे ट्रिब्यूटरी राजा जो राजा के नीचे सामंत आया करते थे वो कर रहे थे सर, ठीक है। तो वी सी कि देयर वाज नो क्लैरिटी इन दिस पॉइंट, देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन दिस पॉइंट सर। सेकंड क्रिटिसिज्म इनके यहाँ पे। तीसरा क्रिटिसिज्म क्या कहेंगे कि भाई इनके यहाँ पे लैंड ग्रांट्स बहुत दिए जाते थे। ये लैंड ग्रांट्स का इंटेंशन एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन था, पर ये लैंड ग्रांट्स बिडिंग के थ्रू दिए जाते थे। हमने आपको बताया था कि यू विल फाइंड कि लैंड ग्रांट्स बिडिंग के थ्रू असाइनमेंट्स दिए जाते थे ऑफिशियल्स को, सोल्जर्स को, और उसका सेलिंग और परचेसिंग भी हर टाइम्स हो जाता था। हमने देखा था कि कोई 1/3 रेट के ऊपर खरीदेगा और उसको 1/2 रेट के ऊपर बेच देगा सर, है ना। तो होता क्या था कि 33 रुपए में आपने खरीदा और 50 रुपए में बेच दिया किसी और को सर। और इसी चीजों के कारण यू विल फाइंड कि एग्रीकल्चर या ओवरऑल जो इंपैक्ट है ये किसानों के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि द पर्सन हु विल बी गेटिंग द ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स, ही विल बी अल्टीमेटली टेकिंग द रेवेन्यू आउट ऑफ द पीजेंट्स, समझे। सो द थ्रू आउट द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1206 टू 1526, 1206 से लेके 1526 तक का आप पीरियड देखोगे सल्तनत के समय पे, उसमें आपको यही लिखना है द नेचर ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और उसकी क्रिटिसिज्म के अंदर आप ये 4-5 पॉइंट डाल सकते हो कि राजाओं के द्वारा लैंड रेवेन्यू के ऊपर ध्यान तो दिया गया था पर मेजरमेंट नहीं किया गया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने इनफेक्ट करवाने की कोशिश की, उसके बाद यू विल फाइंड सिकंदर आया तो सिकंदर ने अपने हिसाब से करने की कोशिश की, बट दैट वाज नॉट मच डेवलप। एक्सेप्ट फिरोज शाह तुगलक, लैंड रेवेन्यू का जो एस्पेक्ट है उसमें कमर्शियलाइजेशन का कांसेप्ट कोई राजा नहीं लेके आ पाया सर, है ना, क्योंकि उसने इरिगेशन और उन सब के ऊपर काम किया था सर। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि मिडलमैन बहुत घुस गए थे एग्रीकल्चर के अंदर। मिडलमैन का मतलब है कि जो इंटरमीडिएरीज थे, और ये इंटरमीडिएरीज पे डोमिनेट करेंगे पूरी की पूरी एग्रीकल्चर सिस्टम को सर, ठीक है। सो दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम सर, समझे। तो होता क्या है सर, इन द दिल्ली सल्तनत डिफरेंट लैंड वर असेस्ड। जैसे खालिसा लैंड थी जो राजा की लैंड थी, जहाँ पे राजा का सीधा सीधा पैसा आ जाता था सर। इनाम की लैंड के ऊपर राजा का चलता नहीं था। इक्तेदार अपने हिसाब से गफला किया करते थे ना, कहीं पे इक्तेदार पैसा कलेक्ट करते थे, कहीं पे मुक्ति क्या कहते अमीर किया करते थे सर, ठीक है। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से ओवरऑल लैंड रेवेन्यू के अंदर प्रॉब्लम आपको मिलता रहेगा सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट ऑन। बट व्हेन वी सी द होल आइडिया ऑफ द एग्रीकल्चर इन दिल्ली सल्तनत, इन स्पाइट ऑफ इट वाज अ एक्सप्लॉइटेटिव स्टेट, but because when the land grants were given, because the land assignments were given to the soldiers, nobles and the officials, because there was the enhancement of irrigation facilities, we do get instances that the agricultural lands got expanded sir. और दिल्ली सल्तनत में अलग अलग राजाओं ने जो अपने कार्य किए, मैंने अभी आपको डिस्कस किया, जो कैश क्रॉप्स को प्रमोट करवाने की कोशिश की गई सर, और लैंड ग्रांट्स के थ्रू फॉरेस्ट को कन्वर्ट करवाया गया। इसके कारण प्रोफेसर हबीब लिखते हैं कि इट रिजल्टेड इनटू अ रूरल रिलेशंस और रूरल रिवॉल्यूशन, कि लैंड ग्रांट्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बदलाव लाना,
यहाँ पे जिस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है सर, ठीक है, उसके कारण एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ। ये एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन फिर ट्रेड एंड कॉमर्स को पुश करेगा और ये ट्रेड एंड कॉमर्स अल्टीमेटली अर्बनाइजेशन को पुश करेगा सर, समझे आप लोग? ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो आपको ये देखना है कि दिल्ली सल्तनत के समय पे इनफैक्ट अर्बनाइजेशन फिर से होता है। हमने देखा था कि अगर आप हिस्टोरिकल पास्ट देखिए सर, तो आपको पता चलेगा कि 1000 और उसके जो पीरियड है, ये वो पीरियड है जिसको फ्यूडलिज्म कहा गया रामचंद्र शर्मा के द्वारा। और हमने आपको बताया था, या इसमें कुछ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये पीरियड सबसे डार्केस्ट पीरियड था। और 1200 और उसके बाद तक आते-आते भारत में फिर से डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई विद द एडवेंट ऑफ द टर्क्स, कि भाई टर्किश लोगों के आगमन के कारण भारतीय खेती की पद्धति बदल जाती है, आर्किटेक्चर बदलता है, शहरों का निर्माण होता है, किलों का निर्माण होना शुरू हो गया सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट नोट। तो उसके लिए ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सबसे बेस है। अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी नहीं होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होगा, तो अर्बनाइजेशन भी नहीं होगा सर, ठीक है? इसके लिए ये प्रोफेसर हबीब इसके फेवर में लिखते हैं कि राजाओं के द्वारा जो भी कार्य किए गए, उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और ये जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इसमें राजाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के जो सुधार लाए गए हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट नोट। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली के समय पे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था? वाज इट अ पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन? आपको पूछ देगा कि हाउ फार डू यू कंसीडर दैट द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत? आप किस हद तक सहमत हो कि दिल्ली सल्तनत के काल में हरित क्रांति या खेती की क्रांति हुई थी सर, है ना? समझे कि नहीं समझे ना? ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा, क्रांति कब कहते हैं? तो फंडामेंटल चेंज आता है एग्रीकल्चर में। रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? हमने खिलजी में पढ़ा था ना, तो फंडामेंटल चेंज आ जाता है सर, ठीक है? तो आप जब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कहते हो तो दो चीज़ों के ऊपर आप कह सकते हो। एक तो इकोनॉमिक चेंज आया होगा, शायद हो सकता है कि लोगों की इनकम बढ़ी होगी, खैर वो तो बढ़ती नहीं है सर, ठीक है? हिंदू या मुसलमान किसानों सबकी हालत खराब ही थी सर, ठीक है? एक होती है टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ। टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है जब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बदल दी जाती है सर, समझे आप लोग? ठीक है? इसमें इरिगेशन की टेक्निक आप बदलोगे सर, ठीक। दूसरा आपके यहाँ पे सरप्लस होता है। सरप्लस के कारण वी कैन ऑलवेज से कि जो यील्ड है वो बढ़ता है। प्रॉब्लम ये हुआ कि ये सरप्लस के कारण ही ट्रेड एंड कॉमर्स का एक्सपेंशन हुआ और फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा और फिर और भी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। बट वी डू नॉट गेट द एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा अबाउट द सरप्लस प्रोडक्शन। तो प्रोफेसर हबीब जैसे लोग ये लिखते हैं कि भाई ये इनाम और इक्ता और ये सब अलग अलग प्रकार की लैंड ग्रांट्स देने के फिरोज शाह तुगलक ने तो सब बंटाधार कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? बोले तू मेरा भाई है, ले तू लेके जा, तू मेरा भाई है, तू भी लेके जा सर, ठीक है? तो यूं कर रहा था फिरोज शाह तुगलक सर, ठीक है? तो सबको चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता रहा था सर, ठीक है? तो इसके चक्कर में एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो गया सर, लिखा गया है सर, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट हैव द स्टैटिस्टिकल डेटा कि कितना एक्सपेंशन हुआ है, कितना एकड़ में एक्सपेंशन हुआ है, हाउ मच नॉन एग्रीकल्चर लैंड गॉट कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर सर, है ना? क्योंकि मिडिवल इंडिया के जो अर्ली ऑथर्स है, बरानी जैसे ऑथर थे, वो ज्यादातर लिख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से लेके आज का वेस्टर्न यूपी और उसके बाद बिहार बंगाल तक का रीजन इट वाज डेंसली फॉरेस्टेड एरिया। ये एरिया बहुत ही जंगल वाला विस्तार था और यहाँ पे जब जब विद्रोह होते थे लोग भाग जाते थे जंगल में से, ठीक है? तो दिल्ली सल्तनत में अगर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ होगा, इफ देयर इज एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ग्रांट्स और इन सब के कारण, तो फिर दोआब का सबसे पहले क्लियरेंस होना चाहिए सर। दोआब क्योंकि फर्टाइल एरिया तो वही है, इनफैक्ट दोआब का क्लियरेंस अकबर के बाद होता है सर। तो काफी लोगों ने ये सवाल उठाया है कि भाई दिल्ली सल्तनत में अगर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ है और फिर से रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी और ये सब होने की शुरुआत होगी, तो फिर सवाल ये है कि भाई वहाँ तो उनको कोई एविडेंसेस नहीं मिल रहा है सर, गेटिंग पॉइंट है ना, समझे कि नहीं? बट फिर देन दूसरे ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि भाई दोआब में कुछ कुछ मुल्क ऐसे थे, कुछ कुछ विस्तार ऐसे थे जहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, जैसे जौनपुर स्टेट बना, अवध बनता है, फिर वेस्टर्न यूपी के मेरठ के आजू बाजू वाले रीजन थे, तो पॉकेट्स में डेवलपमेंट होना शुरू हुए थे। और दूसरे क्या हुआ कि ये जो टर्किश लोग आए सर, इन्होंने खाली लैंड ग्रांट्स के कारण एक्सपेंशन हुआ ऐसा जरूरी नहीं था, इन्होंने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेकर आए एग्रीकल्चर में सर। और ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेके आए ना एग्रीकल्चर में सर, इसके कारण आपके यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट विल लीड टू द थर्ड अर्बनाइजेशन। समझ में आया आपको सर, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर अबाउट एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर के ऊपर मैं उतना ज्यादा नहीं है, ब्रीफ डिस्कशन किया क्योंकि हमने सुल्तानों के केस में बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। मुझे आज आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पढ़ाना है, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्यों है? क्योंकि यूपीएससी ने प्रश्न भी यहाँ से ये पूछा था कि सम न्यू क्राफ्ट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्क्स। यहाँ पूछा गया डिलिनेट द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये स्टेट के ऊपर कल आऊंगा मैं कि इबन बतूता क्या बताता है, महुआन क्या बताता है, मार्को पोलो क्या बताता है सर। इबन बतूता पान खाए सही हमारा, कुर्ते पे छींट लाल लाल कहेगा सर, है ना? यू नो दिस ना, गेटिंग पॉइंट। मार्को पोलो भी लिखता है, बोला पान खा के यूं करके धरती के लाल बनते थे यहाँ पे। अच्छा, यूरोप में हमको कहीं नहीं दिखा है। मार्को पोलो ने तब ऑब्जर्व किया था कि भारत के लोग पान खा के फर्र करके पिचकारी मार देते थे, पर काबा बोला कुधर बा, गेटिंग पॉइंट समझे? मार्को पोलो तो साउथ में आया था, हमने पढ़ा था ना, काकटिया तक जाता है ना 13th सेंचुरी में। तो मार्को पोलो लिखता है यार गजब के लोग हैं, अगर पैदल चलो तो बाजू फटाक से पिचकारी मारता है और बोलता है बोले सीधा देख, मतलब पैर के बाजू पिचकारी मार के मेरे को धमकी दे रहे हो। वो फॉरेनर था ना वो सर, ठीक है? हमारी एक अलग ही थी, दिस हैपेंस आज की तारीख में भी होता है ना सर। मार्को पोलो अनुभव मेरे को हुआ था 10 साल पहले, 10-12 साल पहले। मैं जा रहा था एक ऐसे टाउन में गुजरात के जो नोटोरियस था लॉ एंड ऑर्डर के लिए सर, ठीक है? और तब मैं ये यूपीएससी की तैयारी शुरू किया था और तब ये मार्को पोलो और सबको पढ़ रहा था थोड़ा बहुत इधर उधर से यहाँ हुआ। तो 10 एक साल तो हुआ होगा सर, है ना? और मैं अपने दोस्त के साथ था, वी वर ड्राइविंग स्कॉर्पियो। तो मैं ड्राइव कर रहा था, मेरा दोस्त बाजू में बैठा था, उसकी गाड़ी थी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का ज़माना था वो भी। तो मैंने कहा कि हैव वी रीच्ड द प्लेस दैट वी आर सपोज्ड टू रीच? मैंने उसको पूछा गुजराती में, लेकिन मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मैंने कहा नहीं पहुंचा, मुझे स्वागत नहीं था हुआ। तो स्वागत मतलब क्या, कोई रेड कार्पेट के लिए थोड़ी आएगा हमारे लिए? बोले रुको तुम्हें पता चलता है, ठीक है? उसके बाद हमारी स्कॉर्पियो यूं जा रही है ना? और साइड में से लेफ्ट साइड से कोई कट कर रहा है, लेफ्ट साइड से कट करके गया, कट करके वो यूं मार के गया टर्न। आई वाज सपोज्ड टू गो स्ट्रेट, हाँ टेक्निकली आप नहीं जा सकते रूल्स के हिसाब से, वो मैं लेन के अंदर था। वो यूं जा रहा है, पान की पिचकारी थूक रहा है मेरे सामने और मेरे को गाली देके जा रहा है, बोले सीधा चलाना बे। तो मैं यूं चला रहा हूँ, मैं बाजू में देख रहा हूँ, मैंने बोला इसमें मेरी क्या गलती है? उसने कहा कि वेलकम, अब स्वागत हो गया। बोले यही मैं चीज़ बताने की, वो थूका मेरे सामने, पिचकारी मार के मेरे को धमकी देके गया यूं, स्प्लेंडर बाइक था उसके ऊपर, यूं आड़ा करके बैठा हुआ था। मैंने बोला गजब लोग हैं। बोले अब स्वागत हुआ। तो मेरा दोस्त मेरे को बता रहा था कि यहाँ थोड़ा ढंग से चलाना, क्योंकि लोग इतने बेकार है कि गाड़ी टच नहीं हुई ना तो 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सब राही देखने बैठे। मैं बोला भाई तू ले ले, तेरा होम टाउन है, मेरे को मार नहीं खानी है अननोन प्लेस पे। बोला नहीं मैं हूँ, चिंता मत करो, अपने पास स्कॉर्पियो है तो थोड़ी अपनी वैल्यू और प्रेस्टीज वैसी रहेगी। पर मैं बोला स्टिल, है ना? तो कहानी ये है कि आपको पता चलेगा कि ये जो पान की प्रोडक्शन है, मैं पान की बात कर रहा था, डिस्कसिंग अबाउट पान सर, ठीक है? और भी सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इसी पीरियड में डेवलप हुई, ठीक है? तो एग्रीकल्चर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दिखेगा, एग्रीकल्चर के अंदर अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज का डेवलपमेंट दिखेगा और अल्टीमेटली टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आपको बहुत दिखता है, ठीक है?
ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में 3 प्रकार के प्रोग्रेस आप देखोगे सर। सुनिए मेरी बात। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिडिवल इंडिया में। अब देखिए प्लव, हल कहते हैं ना उसको, हल का उपयोग तो हम लोग प्राचीन भारत में करते थे, पर पहले वुडन प्लग यूज़ हुआ था इंडस सिविलाइजेशन में, टेराकोटा के प्लग यूज़ होते थे। फिर महाजनपदों के समय पे आयरन प्लग का यूज़ होना शुरू हुआ। अब हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कभी भी प्लग का तो यूज़ किया, पर घोड़े का उपयोग नहीं किया। यूरोप में आप देखोगे ना तो घोड़े का उपयोग होता था। हम बैल बांधते थे ना, यूज्ड टू लाइक नो टाई बुलॉक इन फ्रंट ऑफ अ प्लग सर, है ना? ये घोड़े का उपयोग करते थे यूरोप में सर। और घोड़े की क्या एजिलिटी ज़्यादा रहती थी थोड़ी, वो फासम-फास करते थे। तो घोड़े से उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाया मेडिवल, हम नहीं कर पाए। हमने चीज़ें बदली सर, ठीक। हमने एक तो सोइंग की मेथोडोलॉजी थोड़ी बदली सर, फिर हार्वेस्टिंग की मेथोडोलॉजी हमने बदली सर, और उसके बाद आप देखोगे थ्रेसिंग बाकी सारी चीज़ों के अंदर भी बदलने की शुरुआत की। सो इन द अर्ली पार्ट वी यूज्ड टू प्रैक्टिस द फ्लड इरिगेशन। फिर सोइंग में जब बीज डालने होते थे उसकी टेक्निक भी बदलने की कोशिश की सर, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि हमने ये जो थ्रेशिंग और विनोइंग होता था उसमें विंड पावर का यूज़ किया। आज की तारीख में भी देखोगे थ्रेशर का पंखा आता है, पता है ना आपको? हाँ, तो जब गेहूँ होता है ना तो गेहूँ को अपने छिलके से अलग करना होता है तो पंखे में यूँ उड़ाते हैं फस-फस करके। देखा होगा हमारे तो गाँव में आते थे फस मैं यूँ करके, वो उसकी एक होती थी वो काइंड ऑफ, है ना, सुपड़ी कहते थे हम लोग उसको, है ना। तो सुपड़ी लेके यूँ करते थे पंखे के सामने खड़े रहके, फर 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 फर, मजा आती है सर, ठीक है। थ्रेशर चल रहा है, फर 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 फर, पीछे विनोइंग हो रही है सर, ठीक है, धान को उड़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना मिडिवल इंडिया में ज़्यादा होने की शुरुआत होती है। तो पहले बेसिकली हार्वेस्टिंग तो सिकल से ही होता था, यू विल फाइंड कि उसको दांती से काटते थे। बट उसमें काफ़ी सारा डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई सर। ये डेवलपमेंट इरिगेशन में प्रैक्टिकली बहुत होगा सर। ये इरिगेशन में कैनल इरिगेशन का डेवलपमेंट किया, ये इरिगेशन में पॉन्ड्स का डेवलपमेंट किया, ये इरिगेशन में रेन वाटर का डेवलपमेंट किया, ये इरिगेशन में आप देखोगे तो रिजर्वॉयर्स बनाए गए राजाओं के द्वारा, और ये इरिगेशन में वेल कंस्ट्रक्शन किया। होता ये है कि ये जो वेल कंस्ट्रक्शन था, ये वेल कंस्ट्रक्शन इतनी बड़ी मात्रा में हुआ, जिसके कारण टर्किश प्रभाव इंडिया के एग्रीकल्चर के ऊपर में था। पहले क्या होता था कि आपको रस्सी से खींच के बकेट भर की लाना होती थी, ह्यूमन एनर्जी बहुत जाती थी सर। बट द प्रॉब्लम वाज दैट देयर वाज नो पुली सिस्टम रिलेटेड टू इट, है ना? तो इन द अर्ली पार्ट आपको पता होगा, ये कुआँ है, ये कुएँ का पानी है नीचे सर, ये तो ज़मीन के ऊपर आप खड़े हुए हो। तो आप क्या करते थे कि खुद बकेट डालते थे और फिर उसको खींचा करते थे, तो बहुत एनर्जी लगती थी सर। फिर किसी ने कहा कि भाई यहाँ पुली लगवा दो, है ना? यहाँ पुली लगवा दो, मैकेनिकल एड बनवा देते हैं हम आपके लिए सर। ये पुली के थ्रू आएगा तो पुली घूमता रहेगा तो आपकी एनर्जी थोड़ी कम होगी सर, ठीक है? और आप ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर पुल आउट कर पाओगे सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट। तो इन द अर्ली पीरियड वी विल फाइंड कि रोप एंड बकेट मेथड था। उसके बाद पुली सिस्टम का यूज़ होने की शुरुआत हुई। उसके बाद ग्रेजुअली किसी ने यहाँ पे कहा कि पुली के साथ इंसान को क्यों बांध रहे हो? इंसान की जगह बुल को लगा दो सर, है ना? ये बैल घूमता रहेगा, पुली चलता रहेगा, पानी बाहर निकलता रहेगा सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट। सो यू विल फाइंड द बुल वाज़ अपॉइंटेड, है ना? समझे कि नहीं समझे? इसी के अंदर से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, कहीं-कहीं पे आपको ढेंकी सिस्टम दिखेगा या तुला सिस्टम दिखेगा या शडो सिस्टम दिखेगा सर, ठीक है? अराघट्टा बाद में आया, अराघट्टा में थोड़ी टेक्निकल है, उसमें बुल यूज़ हो रहा था सर, ठीक है? अब ये ढेंकी सिस्टम क्या हुआ करता था पता है कि नहीं पता आपको सर, ठीक है? ढेंकी सिस्टम में आप देखिए कि से फॉर एग्जांपल एक लकड़े का पीस है, एक लकड़े का पीस होगा सर, से फॉर एग्जांपल ये लकड़ा है सर, यहाँ पे काउंटर वेट अलाउ किया जाएगा, दिस विल बी काउंटर वेट सर, है ना? और फिर यहाँ पे धागा बांध के अगर आप समझने की कोशिश करोगे बकेट को नीचे डाला जाएगा सर, ठीक है? लोग क्या करते थे, ये काउंटर वेट जो है ना उसको नीचे करते थे, तो इससे बॉटल क्या आपकी बकेट ऊपर आएगी, ये काउंटर वेट को इस साइड करोगे तो बकेट अप एंड डाउन होती रहेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? तो ये होता था, झाड़ की डाली होती थी या झाड़ का थड़ होता है, ट्रंक होता है सर, ठीक है? पतला सा कोई ट्रंक होगा, उसको पकड़ के काट के ये लोग है ना धागे से बांध के इस तरह से वेट के रूप में यूज़ करते थे। उसमें पुलिस सिस्टम नहीं होती थी, ठीक है? उसको ढेंकी कहते हैं, देखा है कि नहीं देखा आपने सर, है ना? इसको ढेंकी, ढेंकी को नहीं देखा सर आपने? ये वाला वेल के ऊपर, ये आपको दिखेगा नदियों के किनारे के ऊपर या तालाब के किनारे के ऊपर सर, ठीक है? तो मिडिवल इंडिया में एक्चुअली क्या हुआ कि ये 4-5 प्रकार की टेक्निक होती थी इरिगेशन के अंदर, पानी निकालने के लिए कुएँ के अंदर से। प्रॉब्लम ये था कि इसमें डिसकंटीन्यूअस वाटर सप्लाई था। डिसकंटीन्यूअस का मतलब ये है कि आप पानी कंटीन्यूअसली निकाल सकते हो। पुली में निकालना थक जाओगे सर, ठीक है। वो ढेंकी सिस्टम में आपने डाली के पीछे एक वजन बांधा हुआ है, 100-200 किलो का पत्थर होगा सर, है ना? पीछे पत्थर होता था। वो पत्थर बाँध के डाली को झुकाया, फिर वहाँ से पानी को खींचा, फिर 4 लोग ने पत्थर को नीचे किया, तब जाके बॉटल बॉटल मतलब बकेट ऊपर आएगी। यू नो दिस ना सर? काउंटरवेट सिस्टम आपको ये देखा है ना आपने सर, ठीक है। तो ये लीवर मैकेनिज्म के ऊपर चलता है ना, इट वर्क्स ऑन द लीवर मैकेनिज्म सर, ठीक है। मैकेनिकल सिस्टम है ना ये। पुली भी मैकेनिकल सिस्टम है। पुली में यूँ ऊपर होता है। पुली तो आपने देखी होगी सर, है ना? गाँव के अंदर। तो ढेंकी सिस्टम आजकल नहीं चलती है। गेटिंग माय पॉइंट। प्रॉब्लम ये था कि इन सब के अंदर आपको कंटीन्यूअसली पानी नहीं मिलेगा। 4 लोग हैं, 4 लोग ने पत्थर को नीचे किया तब जाके काउंटर वेट ऊपर आया सर, है ना? मतलब बकेट ऊपर आएगी, फिर आपने पत्थर को नीचे किया तब वो थक जाते थे, है ना? कभी डाली के साथ आप भी नीचे चले जाओगे पानी के अंदर, क्योंकि ये बाँधा हुआ नहीं होता था एक टाइम से, टूट जाता था सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। ये अरब्स और पर्शियन जब आए ना सर, इन्होंने कहा कि यार ये सिस्टम को थोड़ा बदलते हैं सर। तो इन्होंने इसके नाम से एक कंटीन्यूअस सिस्टम को अपनाया सर। ये कंटीन्यूअस सिस्टम में क्या किया कि इनफैक्ट मिक्सचर यूज़ करने की कोशिश की। ये मिक्सचर में इन्होंने बेसिकली एक व्हील बनवाया, और ये व्हील कैसे बनवाया सर? यहाँ पे एक व्हील बनवाने की कोशिश की, इसके ऊपर बहुत सारी बकेट्स आपको मिलेगी सर, यू विल फाइंड मल्टीपल बकेट्स ओवर हियर। गेटिंग माय पॉइंट? और ये व्हील को आपने यहाँ पे एक शाफ्ट के साथ जोड़ दिया, समझे आप लोग, ठीक है? और ये जो शाफ्ट है यहाँ पे आपने एक बुल लगवा दिया। तो होता क्या था कि बैल जितना फरेगा, गोल, 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 गोल घूमता रहेगा इसके आजू-बाजू में, उतना ही यहाँ एक व्हील से दूसरे व्हील में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, छठे, सातवें, ये व्हील ये क्या कहते हैं अपने बकेट्स होती है छोटी-छोटी, ठीक है? ये छोटी-छोटी छोटी बकेट्स के थ्रू आप पकड़ने की कोशिश करिए कि यहाँ पूरी की पूरी सिस्टम चलती रहेगी। मल्टीपल वाटर के छोटे-छोटे पाउच बन जाते हैं सर। तो आपने देखा कि एक बकेट से दूसरी बकेट, दूसरी से तीसरी बकेट, वो घूमता रहता है और पानी बाहर आता रहेगा, ठीक है? तो उसकी सिस्टम है, उसको अराघट्टा के साथ जोड़ा गया, पर्शियन व्हील का कांसेप्ट है। खैर ये पर्शियन व्हील इंडिया में बना था कि नहीं बना था उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये टर्किश लोग लेके नहीं आए थे सर, ठीक है? ये भारत में चल रहा था सर, ठीक है? क्योंकि इंडिया में भी इसका कहीं न कहीं मेंशन संस्कृत के अंदर हुआ था सर, ठीक है? बट वी आर नॉट श्योर, इसको सकिया कहते हैं या अराघट्टा के रूप में कहते हैं। अरबिक में उसको नौरा कहा जाता था सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? समझे? इसके थ्रू आपको पानी का सप्लाई बहुत बढ़िया मिला। इवन बतूता लिखता भी है कि मैं जब नॉर्थ इंडिया के कुछ-कुछ विलेजेस में गया, फिर दक्कन की साइड में गया, तो मुझे ये चीज़ बहुत दिख रही थी। उसमें एनिमल्स का यूज़ बहुत होता था क्योंकि ह्यूमन्स तो कंटीन्यूअसली चल नहीं पाएँगे ना उसके साथ, वो पहिया घुमाने के लिए और बकेट्स को चलवाने के लिए सर, ठीक? तो दिस इज़ हाउ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर वर इम्प्लीमेंटेड। तो इन्होंने इरिगेशन के अंदर बदलाव लाया, इन्होंने सोइंग, हार्वेस्टिंग और विनोइंग के अंदर बदलाव लाया, आयरन प्लस एयर का यूज़ किया सर, ठीक है? एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग मच कवरेज इन द लैंड, they were able to multiply the production by crop rotation, crop diversification, and it was enough to create a surplus system resulting into the agriculture revolution। समझ में आया आपको? पॉइंट समझे कि नहीं समझे? हम जब कहते हैं कि भाई एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, तो आपको यही पूछा गया है कि डिलिनेट द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर।
तो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर में क्या लिखोगे कि एग्रीकल्चर, कल इसके ऊपर थोड़ी बहुत और डिस्कशन करेंगे सर, है ना, कि एग्रीकल्चर टाइप कैसे होती थी, इरिगेशन कैसे होता था, चैनल्स कैसे क्रिएट किए गए थे, राजा के द्वारा क्या स्टेप किए गए थे। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर दो तरह से होगा ना सर, एक तो स्टेट ने क्या किया, किंग ने क्या रोल पे किया, पीजेंट्स की क्या कंडीशन थी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, वर द पीजेंट्स हैप्पी और नॉट सर, हाँ, और फिर राजा के द्वारा क्या रिफॉर्म्स किए गए, और फिर इरिगेशन के ऊपर क्या हुआ, और आखिर में कौन से क्रॉप्स उगाए जाते थे। क्योंकि ये 20 मार्कर में पूछा था, 15 या 20 मार्कर में पूछा था, 15 में पूछा था, तो आपको काफी सारी चीजें लिखनी पड़ी, ठीक है। उसमें रेवेन्यू को भी आप इंक्लूड करोगे ना, कि भाई स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर में देयर वाज नो क्लैरिटी इन द लैंड रेवेन्यू साइड एज वेल सर, ठीक है, जो कंटिन्यूस चेंजेस है ना, होते रहते थे सर, ठीक है। अब कौन सा क्रॉप कहाँ पे उगता था, किस तरह से उगता था, उन सब के ऊपर फिर कल डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। तो आज यहाँ कंक्लूड करते हैं, टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द इकोनॉमी साइड, एंड कल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, है ना, ये पूछा गया ना सर, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन अर्बन इकोनॉमी, ये पूछा गया, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पूछा गया है, फिर यहाँ पे न्यू क्राफ्ट प्रोडक्शन, है ना, तो वी विल बी डूइंग मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द दिल्ली सल्तनत, है ना। इनफैक्ट आपको पूछा जाएगा कि भाई दिल्ली सल्तनत इज नोन एज अ पीरियड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और यहाँ से फिर थर्ड अर्बनाइजेशन के ऊपर जाएंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स को देखेंगे सर, ठीक है, किस तरह से पेपर मेकिंग एज एन इंडस्ट्री डेवलप, किस तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो आर्किटेक्चर में आएगा ही सर, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल के ऊपर तो अलग से उसने क्वेश्चन पूछ दिया ना, दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन एडवांसमेंट ऑफ टेक्सटाइल, 10 मार्कर में पूछा ना इन्होंने, ये जान बुझ के पूछा है। इसमें देखो पूरा का पूछा डिलिनेट द नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्या पूछा है कि नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब ये सबका सब प्रोडक्शन होगा, टेक्सटाइल, टीन मेकिंग, ग्लास मेकिंग, बैटरी मेकिंग, पेपर मेकिंग, मिलिट्री, फिर मेटलर्जी, सबका ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, वो नॉन एग्रीकल्चर। वो 20 मार्कर में जनरलाइज करके पूछा है, ये क्वेश्चन आप देखें ना, ये नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 20 मार्कर में जनरलाइज करके पूछा है। इसमें नॉन एग्रीकल्चर में टेक्सटाइल को 10 मार्क्स से अलग से पूछ दिया है, तो अब जब मैक्रो देखो फिर माइक्रो देख लेंगे, तो किसी में 10 मार्क, किसी में कभी 5 मार्क के दो डिवाइड कर देगा, समझे आप लोग, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ठीक है, कल के क्लास में करवाते हैं सर। इफ यू आर अपीयरिंग फॉर 2022 में अपीयर कर रहे हो, तो आई गेस दिस इज अ गुड टाइम टू राइट आंसर्स, है ना, क्योंकि वी हैव कवर्ड मेजॉरिटी टॉपिक्स। देखिए, प्रैक्टिसिंग मेंस आंसर राइटिंग कैन ओनली बी टेकन वंस यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड व्हेन द कंटेंट इज बिल्ट अप। द प्रॉब्लम इज कि द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन अ वेरी मच डेप्थ एंड दिस रिक्वायर्स द कंटेंट बिल्डिंग अप इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। अब आप कर सकते हो सर मेंस आंसर राइटिंग डे 1 से नहीं, बट अगर आपने मेरा कोर्स मिडिवल अब हम लोग आधा खत्म कर दिया है, तो नाउ यू कैन डू एंशिएंट मिडिवल की जो टॉपिक खत्म हुआ है उसका आंसर राइटिंग करिए सर। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मत करिए, है ना, मेरे को एक दिन बोले मास्टर डे 1 से मना करता आंसर राइटिंग, मैंने बोला आंसर राइटिंग के बिना तो उधार होगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सब्र रह के करिए, थॉट को डेवलप करवाइए सर। कंटेंट होगा नहीं तो लिखोगे क्या, कंटेंट होगा नहीं तो क्या लिखोगे सर, ठीक है, चलिए ओके। युवराज कल डिस्कस करते हैं उसके ऊपर, एंशिएंट एग्रीकल्चर और मिडिवल के ऊपर। सर दिस कोर्स रिलेवेंट फॉर 2025, यस मोस्ट प्रोबब्ली 2025 में सिलेबस चेंज नहीं होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हिस्ट्री तो स्टैटिक है ना सर। क्या नाम है, द्वैपायन, एब्सोल्युटली रिलेवेंट इफ द सिलेबस इज नॉट चेंज, है ना, आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो सर, ठीक है। कमेंट कल बताते हैं इसके ऊपर, एक आध क्वेश्चन आपको बताएंगे सर, ठीक है। चलिए तो आज कंक्लूड करता हूं, कल मिलता हूं वापस, बाय बाय। द्वैपायन, व्हाट आई कैन सजेस्ट इज कि यू ट्राई टू डू जनरल स्टडीज, है ना, आप स्टैंडर्ड 12th में हो अभी, व्हाट आई कैन सजेस्ट इज कि आप जनरल स्टडीज करिए बेटा, है ना, और न्यूज़पेपर रीडिंग को चालू करिए, ऑप्शनल को थोड़े टाइम के बाद करोगे तो भी चलेगा, है ना, ठीक है, क्योंकि आप अभी 12th में हो ना, तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर स्कूल स्टडीज एज वेल, है ना, तो शांति से करिए सर। अच्छा, आपने कंप्लीट कर दिया जीएस, 2-3 बार रिवाइज कर दीजिए, 3-4 बार रिवाइज कर दीजिए सर जीएस को, 3-4 बार न्यूज़पेपर को और उसको रखिए, और फिर धीरे-धीरे चालू करिए। इफ यू हैव मतलब आपको हिस्ट्री ऑप्शनल है तो यू स्टार्ट विद एंशिएंट इंडिया सर, है ना, अगर ऑप्शनल हिस्ट्री है, आप 12th में हो, क्योंकि काफी बच्चे फर्स्ट ईयर में है अभी, वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी 2-3 साल के बाद ही देंगे सर, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, तो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली सर, है ना।